सरकार एनडीए की है, लाइमलाइट शेयर करनी होगी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान समेत कई गठबंधन के नेताओं के साथ। प्रशांत किशोर को लगता है कहीं ना कहीं कि अगर कोई राजनीतिक खेल अब इस चुनाव के बाद होना है तो वो होगा 2025 में। विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को फोन आया था, प्रधानमंत्री के पद जैसा कुछ ऑफर किया गया था। कहा गया कि भाई आप नेशनल, जो लोग नेशनल कन्वीनर नहीं बना रहे थे तो वो आज कहते हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री बन जाइए। तो मैंने कहा कि भाई कौन लोग हैं, ये कांग्रेस हैं या एलाइज हैं? सब एक दूसरे के ऊपर जो है टिकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने घर को बचाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि टिकट दिल्ली में हुआ था, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, सर्वे वहां से हुआ था। क्या कुछ लोग चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी की नैया या भाजपा की नैया 272 पार न करे? जो भी दोषी होंगे वो इस बार मुझे नहीं लगता कि कोई बख्शा जाएगा, पिछली बार शायद छूट गए हों। सर, इतने खुलेआम विधायकों ने भितरघात किया है, देखते हैं। मैं सीट बार आपको गिना सकता हूं। इस सीट पर इन्होंने उत्तर प्रदेश में डेफिनेटली योगी वर्सेस अमित शाह एक फैक्टर है। चंद्रबाबू नायडू अपने आप को मोदी जी से सीनियर समझते हैं। मोदी जी चंद्रबाबू जी को ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते, एक अविश्वास है और उसका एक कारण है। एक अजीब तरह की खुशी है कांग्रेस पार्टी के भीतर। वो खुशी इस बात की है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी का बहुमत रोक दिया। उन्होंने अपनी जुबान से स्मृति ईरानी का नाम तक नहीं लिया। इसके पीछे की एक और कहानी है। चंद्रबाबू नायडू को हमने हमेशा एक आईटी नेता के रूप में देखा है। तो पिछले 5 साल में हमने देखा कि उनका जो चार्जर था वो बिल्कुल वहां से डिस्चार्ज हो गया था, दिल्ली से और अमरावती से भी। अभी उनको एक नया चार्जर मिला है, एक नया फोन मिला है। सो ही हैज लॉग्ड इन अगेन टू द न्यू दिल्ली पावर सर्किट। नीतीश जी दिल्ली आएंगे या अभी पटना में ही रहेंगे? नीतीश जी पटना में ही रहेंगे और स्ट्रांगली रहेंगे। वहां उनके लोग हैं तैयार उनके लिए बैटिंग करने के लिए। कौन है ये लोग? अगर आपको पता चले कि नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और ये है ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी। भूमिकाओं पर शब्द खर्च करने की अब गुंजाइश नहीं है। जनादेश आ चुका है, देश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून यानी इतवार के रोज शाम को 6 बजे शपथ लेंगे तीसरी दफा। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का साधारण या उससे भी ज्यादा बहुमत नहीं है। सरकार एनडीए की है, लाइमलाइट शेयर करनी होगी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान समेत कई गठबंधन के नेताओं के साथ। अब नजरें रहेंगी इस बात पर कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है, मंच पर किसको जगह मिलती है। जिन नेताओं को गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर रुखसती देखनी पड़ती थी, प्रधानमंत्री ने उनका हाथ थामना शुरू कर दिया है। अगले 5 बरस रोचक होने वाले हैं राज्यों की और देश की राजनीति के लिहाज से। कुछ मुद्दे बैकबर्नर पर जाएंगे, कुछ नेताओं को नए सिरे से अपने एग्रेसिव टोन को रीडिफाइन करना होगा। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जनादेश इस तरह का आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी 240 के आंकड़े पर टिकी और एनडीए पहुंचा 292, 293 या 294 पर, जिस तरह से जोड़े जा रहे हैं टिकट। उधर कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीती। इसमें अगर सांगली के निर्दलीय को जोड़ लें या पूर्णिया के निर्दलीय को भी तो उनकी संख्या 101 तक पहुंचती है। जेल से रहकर भी चुनाव जीते गए, फिर चाहे वो बारामूला का चुनाव हो या खडूर साहिब का। चुनाव के परिणामों के बाद आपने कई विश्लेषण सुने। आज की बातचीत में जिन वरिष्ठ पत्रकारों का जमघट लग रहा है, हम फोकस करेंगे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर, हम थोड़ा फोकस महाराष्ट्र पर भी करेंगे। हम विस्तार से बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी की नई मंत्रिपरिषद कैसी होगी और ये भी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का मिजाज कैसा रहने वाला है और इंडिया अलायंस की तरफ से उन्हें किस तरह के ऑफर आ सकते हैं। आज के हमारे पहले सेगमेंट के मेहमान वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार राहुल श्रीवास्तव जी, एक लंबे अरसे के बाद हम फिर से धन्य हैं इनको नेता नगरी में पाकर। राहुल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम। सौरभ जी नमस्कार। क्या है कि जब दुकान का मालिक ही गायब हो तो वो शिकायत नहीं कर सकता कि ग्राहक नहीं आ रहा। सर, मालिक का तो नहीं पता, पर ये सेवक पिछले 2 एपिसोड से हाजिर है, पर मैं बहुत खुश हूँ। 2 ही हैं बस सेवक, 2 ही हैं बस। एक रायसीना हिल के ऊपर और एक इंडिया टुडे के दफ्तर में। सर, आपका छोटा भाई सर।
और हमारे तीसरे मेहमान हैं हिमांशु, जो इंडिया टुडे ग्रुप के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री दफ्तर आदि इत्यादि को कवर करते हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा राजदीप सरदेसाई का, जो इस रिकॉर्डिंग से कुछ ही घंटे पहले प्रशांत किशोर का एक और इंटरव्यू करके लौटे हैं। प्रशांत किशोर को लगता है कहीं ना कहीं कि अगर कोई राजनीतिक खेल अब इस चुनाव के बाद होना है तो वो होगा 2025 में, क्योंकि अगले 6 महीने आप देखेंगे 3 जो बड़े चुनाव आ रहे हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। मुझे लगता है जो उनकी असेसमेंट है कि कहीं ना कहीं अगर मोदी जी को कुछ भी चैलेंज होगा तो वो 2025 में ही होगा, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट। जिस तरह से नतीजे निकलते हैं उस हिसाब से उनको लगता है कि विपक्ष अपनी रणनीति तय करेगा। हालांकि मैंने उनसे पूछा, क्योंकि वो चंद्रबाबू नायडू को अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने कहा क्या ये सही है कि चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री का ऑफर किया गया है? क्या इंडिया अलायंस ने ये ऑफर टेबल पर रखा है कि देखिए जिस दिन आप हमारे साथ आएंगे हम केवल आपको मुख्यमंत्री नहीं रखेंगे, आपको प्रधानमंत्री के लिए न्योता दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखिए इस समय मैं ये नहीं कह सकता कि ऐसा कोई ऑफर है, लेकिन उन्होंने ये तो माना है कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो एक ऐसे अनुभवी नेता हैं जो हमेशा सही समय पर सही निर्णय लेने की उनमें क्षमता है। तो ये एक ओपन क्वेश्चन है आज की तारीख। राजदीप जी, मैं चंद्रबाबू नायडू पर अभी प्रशांत किशोर से ज़्यादा आपके इनसाइट्स में इच्छुक हूँ, क्योंकि कुछ ही दिन पहले नतीजे आने के बाद आप चंद्रबाबू नायडू के साथ एक लंबी ऑफ कैमरा मुलाकात करके आए हैं। बताइए सर। देखिए, पहले तो मैं कहूँ ये हमारे देश की एक राजनीति या दिल्ली की राजनीति की खूबी है। 8 महीने पहले चंद्रबाबू नायडू ने एक लंच रखा था 50 अशोक रोड में, उनके एक एमपी के घर में। तब उनके 2 या 3 ही एमपी थे, उनके घर में रखा था। उन्होंने कई लोगों को इनवाइट किया था, 40-50 लोगों को इनवाइट किया था। पहुँचे कितने? 8-10। कुर्सियाँ सब एम्प्टी थी, कोई नहीं था उन कुर्सियों पर बैठा हुआ। परसों जब मैं चला गया, 500 से ज़्यादा लोग घर के अंदर और 500 से ज़्यादा लोग घर के बाहर। और हम जब उनसे मिले, जब 8 महीने पहले मिले थे, बिल्कुल ही वॉज लुकिंग, ऐसा लग रहा था कि उनको कोई बुखार है, कोई तबीयत ठीक नहीं थी। अब बिल्कुल 21 साल के तंदुरुस्त होके अपना सफारी सूट पहनते हैं हमेशा, उसमें यहाँ वहाँ घूम रहे थे, बड़े खुश थे। और उन्होंने गले मिलाया, क्योंकि हम उनको 90 के दशक से जानते हैं, और बहुत ही खुश थे। हमने पूछा उनसे क्या ये सही है कि आपने कुछ शर्तें रखी हैं, और उन्होंने हमसे ऑफ द रिकॉर्ड भी वही कहा और ऑन रिकॉर्ड वही कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा कि मैंने कोई शर्त नहीं रखी है, मैं इस सरकार के साथ पूरी तरह से हूँ। और तब जब किसी ने कहा, एक हमारे पत्रकार दोस्त हैं, उन्होंने उनसे कहा बाबूजी आप यू आर तो सेक्युलर, आप कहाँ बीजेपी के साथ, आपने तो देश का नेतृत्व करना चाहिए सेक्युलर अलायंस में। मैं बस सुन रहा था। लटियंस दिल्ली के कुछ पत्रकारों को बिना कहे राजनेताओं का सलाहकार बनने की बीमारी है क्या? बिल्कुल है, ये एक बीमारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर मैं आज की तारीख में बीजेपी को छोड़ता हूं, एनडीए को छोड़ता हूं और इंडिया अलायंस के साथ जाता हूं, तो मेरी विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा सवाल उठेगा, जो मैं नहीं चाहता। मेरा लक्ष्य यह है कि अगले 5 साल मुझे आंध्र प्रदेश को मजबूत बनाना है, अमरावती को कैपिटल बनाना है, और मुझे सेंटर के साथ अच्छे संबंध रखने हैं। और यही ये जो मोदी जी बार बार कहते हैं, मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी के अंडर में काम करूंगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमेशा हमें लगा था कि चंद्रबाबू नायडू अपने आप को मोदी जी से सीनियर समझते हैं। अगर आप देखें, वो मुख्यमंत्री मुझे लगता है पहली बार 95 में बने, 95-96 में, जब मोदी जी उस समय केवल पार्टी के एक ऑर्गेनाइजर थे। तो चंद्रबाबू नायडू को एक लगता है कि मैं सीनियर हूं, लेकिन इसके बावजूद उनको, वो प्रैग्मेटिक नेता है, वो जानते हैं आज की तारीख में वो मोदी जी को चैलेंज नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है उन्होंने अब तय किया है, जिस तरह से उनका रुख था, कि मैं इस सरकार की जो नैया है इसको मैं डूबने नहीं दूंगा, मुझे
केवल फाइनेंसेस चाहिए। और मैं एक और बात बताऊं, फाइनेंसेस के अलावा स्पीकर का पद या होम नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं, आंध्र प्रदेश के नहीं, लिए वो तो फाइनेंस। चाहिए। मैंने जो उनको बात यह कर भी रही है, पूछा जी। कि देखिए, जब आप वाजपेयी सरकार के साथ थे तब आपने वर्चुअली डिमांड की थी कि बाला योगी जी को बनाया जाए स्पीकर। उनका कहना था ये मेरी डिमांड नहीं थी, ये बीजेपी की तरफ से आया था। अब उसमें कितना विश्वास रखना है वो बात अलग है। उनका कहना था हमने कोई डिमांड नहीं रखी है। एक है लेकिन जो मुझे पता चला है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मिनिस्ट्रीज, फिर वो पोर्ट्स हो, हाईवेज हो, इन पर वो जोर देने वाले हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में इन चीजों की, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की इस समय जरूरत है। इंटरेस्टिंग बात है, पिछले 5 दिनों में वो दिन में दिल्ली आते हैं, रात को विजयवाड़ा चल के एक दिन का वहां स्टे करके फिर से आते हैं। आज भी रात को वो वापस जा रहे हैं और जब शपथ ग्रहण होगा वो फिर से दिल्ली आएंगे। यानी 5 दिनों में 3 बार। अब ऐसा व्यक्ति जो 8 महीने पहले कह रहे थे बीमार है, आज बिल्कुल देखिए जैसे ही सत्ता आती है आदमी स्वस्थ होता है। Any possibility of him joining central cabinet as a senior minister and handing over the reign of Andhra to नारा लोकेश, जैसे मुलायम सिंह जी ने किया था 2012 में, सरप्राइज करते हुए अखिलेश यादव को सत्ता सौंप दी थी? सवाल ही नहीं उठता इस समय। चंद्रबाबु नायडू को अपनी सेल्फ इमेज जो है, मैं सीईओ हूं आंध्र प्रदेश का, मेरा पूरा लक्ष्य आंध्र प्रदेश पर है। अगले 1-2 साल के लिए कुछ वो कहीं भी नहीं जाने वाले आंध्र प्रदेश से। हां, अगर स्थिति परिस्थिति बदलती है अगले 6-12 महीने में तो कौन जाने, लेकिन आज की तारीख में कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो सेंटर में मिनिस्टर बनेंगे। हालांकि एक दिन उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कहा था कि देखिए मोदी जी ने तो डिजिटल इंडिया किया है, बट यू नो आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट डिजिटल। मोदी जी टॉक्स अबाउट स्मार्ट सिटीज, यू नो आई एम द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हैदराबाद को स्मार्ट सिटी का एक विजन दिया था। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, आंध्रा के कई लोग जो हैं वो बड़े सीईओ बने हैं बड़े कंपनीज के, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, जो सत्य नडेला वगैरह दुनिया भर में गए हैं। तो उन्होंने कहा, डू यू थिंक इफ आई वाज नॉट इन पॉलिटिक्स, अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं होता तो मैं गूगल जैसे कंपनी का सीईओ बनता। आई अंडरस्टैंड डिजिटल इवन बिफोर एनीबॉडी। आज दुनिया डिजिटल की बात करती है, मैं तो 30 साल पहले जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना था मुझे पता चला कि डिजिटल का किस तरह से उपयोग कर। और एक लास्ट पॉइंट जी, जब कास्ट सेंसस की उनसे बात हुई तो उन्हें बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, नहीं कास्ट, इस देश में कास्ट सेंसस नहीं चाहिए, इस देश में स्किल सेंसस चाहिए। आपके स्किल क्या है, और वो इस पर जोर देने वाले हैं। वो मोदी जी के सामने ये प्रस्ताव रखने वाले हैं कि इंडिया शुड हैव अ स्किल सेंसस वेरी इन द नेक्स्ट 1 ईयर। ये हमारी पूरी इलेक्शन रिपोर्टिंग में भी हमें ये दिखा कि जो लंबी भीड़ है बेरोजगारों की और उनके भीतर का गुस्सा है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके स्किल सेट को डेवलप करना या उनको फाइनेंस उपलब्ध कराना उनके अपने काम के लिए, इन 2 मोर्चों पे काम करना है। राहुल श्रीवास्तव जी का रुख करते हैं। राहुल सर, आज ये सब बातें हो रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार का मिजाज कैसा है, क्योंकि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और सबसे बड़ा झटका जो उन्हें मिला है वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस की 2014 और 2019 के मुकाबले और समाजवादी पार्टी की बेहद शानदार परफॉर्मेंस की आपको वजह क्या दिखती हैं, और अखिलेश यादव की क्या रणनीति रही, किसको क्रेडिट मिलता है, जरा विस्तार से बताएं सर। तो एक जो पॉइंट आप डिस्कस कर रहे थे राजदीप के साथ, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला राजदीप ने जो कहा, ये राजदीप की बात सही है। बहुत सारी टीवी चैनल्स पे ये ब्रेकिंग न्यूज चली थी कुछ दिन 2 दिन पहले कि फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, होम मिनिस्ट्री मांग रहे हैं, डिफेंस मांग रहे हैं। देखिए, इस देश का इतिहास रहा है, बारिंग दोज गवर्नमेंट्स जो बनी थी 96 से में, जो कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी थी जिसमें कोई बड़ी सेंट्रल कोर पार्टी नहीं होती थी, उसके अलावा अगर देखें तो जहां पे भी कोर में एक बड़ी पार्टी रही है तो 96 अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट से लेकर के 2014 तक जो कोलिशन गवर्नमेंट रही हैं, उसमें जो टॉप 4 पोस्ट्स हैं कैबिनेट की, जो सीसीएस मिनिस्ट्रीज कहलाती हैं, वो सिवाय जॉर्ज फर्नांडिस के एज ए डिफेंस मिनिस्टर कभी किसी रीजनल पार्टी या अलायंस प्लेयर को नहीं गई है। जब अगर मुलायम सिंह यादव जी की बात हो तो यूनाइटेड फ्रंट की बात अलग थी, उसमें कोई जो बड़ी पार्टी थी वो बाहर थी। तो कांग्रेस ने या बीजेपी ने अपनी 4 जो टॉप मिनिस्ट्रीज हैं उसमें किसी बाहर वाले को नहीं आने दिया है, वो मुश्किल होगा।
इसीलिए राजदीप जो कह रहे हैं कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो है मोटी मोटी वो टूटेंगी, लेकिन अगर 4 मिनिस्ट्री छोड़ दें, उसके अलावा एजुकेशन, एग्रीकल्चर, नितिन गडकरी के लिए हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे अभी भी रहेगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि आईटी, टेलीकॉम और आईटी एक मिनिस्ट्री है, वो अलग हो सकती है। रेलवेज पे नजर होगी। हेवी इंडस्ट्री हमेशा शिवसेना की प्रिय रही है, वहां जा सकती है। बहरहाल आपने मेरे से सवाल पूछा उत्तर प्रदेश का, तो क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो गलत हुआ बीजेपी के द्वारा वो इतना लंबा है सौरभ, कि उसके लिए किसी दिन 2-3 घंटे अगर कोई निकाले तो उस पर बात हो सकती है। बीजेपी वॉज फर्स्ट अ विक्टिम ऑफ इट्स पुअर असेसमेंट। दूसरा, इट वॉज ओवर कॉन्फिडेंट, इट वॉज ओवर, वो ओवर डिपेंड कर रही थी उन मुद्दों पे जो फील्ड में चल नहीं रहे थे। क्या है कि मैंने पिछली बार एक बार जब मेरा ललिताप में आया था, तो मैंने एक लाइन कही थी, लोगों को आपत्ति हुई, ये जो हिंदुत्व का फैक्टर है, हिंदुत्व का फैक्टर जो है, जो धर्म का यूनाइट करता है अलग अलग कास्ट को उत्तर प्रदेश में, यानी जो मंडल का फैक्टर है उसको इरोड करके एक हिंदू मोनोलिथ क्रिएट करता है, जिससे मंदिर जो है वो ट्रायम्फ कर जाता है मंडल के ऊपर। वो ऑलमोस्ट वैसा है सौरभ, जैसे किसी छोटे बच्चे को जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो उसके सामने एक खिलौना बजा देते हैं, तो वो उधर ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और उसके कारण वो अपने जो मूलभूत इश्यूज जो उसके रूट में है, जैसे कास्ट है, रोटी कपड़ा मकान है, रोजगार है, तमाम चीजें हैं, उनको नहीं देखता है। वहां एक असेसमेंट में एक भयंकर प्रॉब्लम हुई पहली, कि क्या पोलराइजेशन किस लेवल का है, क्या राम मंदिर ऑपरेट कर रहा है कि नहीं, क्या नरेंद्र मोदी उतना बड़ा फैक्टर है जैसे 14 या 19 में थे या नहीं, क्या जो अनाज बांटा गया है वो उतना ओवरवेलमिंग फैक्टर है कि नहीं। अगर ये सारे मुद्दे देखें तो यहां पे सब में एक पुअर असेसमेंट दिखता है। क्या है कि आप किसी से पूछिए कि अनाज मिला साहब, बिल्कुल मिला। क्या राम मंदिर मुद्दा है? मुद्दा है साहब। ये नरेंद्र मोदी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं साहब। लेकिन एक बड़ा वर्ग कंपेयर्ड टू लास्ट इलेक्शन, पिछले इलेक्शन में भी ऐसा नहीं था कि सारे लोग नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को हरा के वोट दे रहे थे, सारी सीटें आ गई और 80% वोट मिल गए बीजेपी को, ऐसा नहीं हुआ था। देयर वाज अ कॉन्टेस्ट, चाहे वोट सीटें ना निकली हो समाजवादी पार्टी बसपा अलायंस की उतनी ज्यादा, 10-15 सीटें आई थी, 10 और 5, लेकिन द फैक्टर इज कि वोट तो पड़ा था ना खिलाफ। अब वो इस बार वो वोट बड़ा हो गया था, और कहीं पे आप तमाम एरियाज में चले जाइए तो एक दो बड़े क्लियर डिवीजन दिख रहे थे। एक, जब धर्म और तमाम चीजें कम होती हैं तो कास्ट का फैक्टर उत्तर प्रदेश में हमेशा आता है, और कास्ट में एक बहुत बड़ा प्ले जो हुआ, वो जो बात थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा, रिजर्वेशन हटाया जाएगा। लल्लू सिंह अयोध्या में उन्होंने सिर्फ ये बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे। ये जो नैरेटिव था, इस नैरेटिव में बीजेपी बीट हो गई। बीजेपी फेल्ड टू फैथम द इंटेंसिटी ऑफ दिस, जो परसेप्शन में बैठ रहा है, और उसको नेगेट करने में बहुत लेट हो गई। ये बात बीजेपी का जो परसेप्शन के बारे में परसेप्शन था, वहां विपक्ष सफल हुआ ज्यादा अपने नैरेटिव को सेट करने में। ये व्हाट्सएप पे नहीं चली ये चीज जो है, ये कहीं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे बड़ी चढ़ी होकर नहीं दिखाई, लेकिन सौरभ ये जमीनी लेवल पे अंदर ही अंदर खाने में, दलितों में और नॉन यादव ओबीसीज में इसका इंपैक्ट हुआ ग्राउंड पे। और अगर आप इसका नतीजा देखें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जो 150-52 सीटें हैं एससीज के लिए रिजर्व, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 156 या 152 हैं, उन सीटों पे आप देखिए बीजेपी हैज बिकम कि वो 100 के करीब इंडिया ब्लॉक पहुंच गया है और उनके पास कम हो गया है। एसटीज में ऐसी भ्रांति नहीं हुई थी, तो एसटीज के आप देखिए कि अभी भी बीजेपी इज टॉप फेवरेट। ओबीसी में उतना ज्यादा नहीं हुआ, तो ओबीसी में, लेकिन जो दलित वोटर था और नॉन यादव ओबीसी था, उसमें एक डिस्टिंक्ट ड्रिफ्ट दिखाई दिया। उसके अलावा जब कास्ट का फैक्टर चला और जब पॉपुलैरिटी या पोलराइजेशन के इशू नहीं होते हैं, तब जो आपके बदन में टीस होती है, कहीं चोट होती है, वो ज्यादा दिखती है। एक इन्फ्लेशन का मुद्दा जो था, और उसके कारण मैं कहूंगा कि बहुत सालों बाद जो महिला वोटर है उत्तर प्रदेश में,
उसके वोट में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन, क्योंकि उसका बजट बिगड़ता है, वो दिखाई दिया। एक बहुत क्रूशियल फैक्टर जो मैंने और देखा उत्तर प्रदेश में, कि जो 18 से 25 साल का वोटर था, जो 2014 में नरेंद्र मोदी का स्विंग फैक्टर था एक तरह से, जिसने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया था नरेंद्र मोदी को, वो फैक्टर उसका ये हुआ कि वो 18 से 25 साल वाला अब 28 से 32 साल या 35 साल के 34 साल के करीब पहुंच रहा है। और पिछले कुछ सालों में उसने कई पेपर लीक, घोर अनएम्प्लॉयमेंट और अपनी जो परेशानियां उसकी जॉब को लेकर के है, वो उसकी बदल गई है। देखिए, वो वर्ग जो आया था वोट करने, वो सोशल मीडिया से के अंदर एंटर करके बीजेपी का सपोर्ट सिस्टम बना था। आप ये भी याद रखिए कि सोशल मीडिया इज ए डिफरेंट इकोसिस्टम। उस इकोसिस्टम के अंदर बहुत चमकदार चीजें हैं और एस्पिरेशंस को बढ़ाने वाली चीजें हैं। ऐसी चीजें कि वो रोज देखता है कि ऐसे मोबाइल लोग दुनिया में यूज कर रहे हैं जो 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख के हैं। जीन्स की क्वालिटी बदल गई है, मिंत्रा पे लोग कपड़े बढ़िया खरीद रहे हैं। ये एक एस्पिरेशनल लेवल उसका जी वहां पहुंचा क्योंकि वो सोशल मीडिया पे था। और ये लड़का जो है, इस बार जो वो वर्ग था वोटर वाला, उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता कि अनाज फ्री मिल रहा है, नल का लगा है कि नहीं, एलपीजी आया है कि नहीं, वो अपनी बात कर रहा है। एंड दैट बिकेम अ वेरी वेरी डेबिलिटेटिंग फैक्टर फॉर द बीजेपी अक्रॉस उत्तर प्रदेश। और इसका इंपैक्ट आप देखिए ईस्टर्न वेस्टर्न यूपी के मुकाबले ईस्टर्न यूपी की जो बेल्ट रही हैं, ज्यादातर सीटें हैं, उसमें बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट हुआ। राहुल जी, ये मुद्दे तो हमने देखे। मेरी दिलचस्पी और हमारे दर्शकों की ये जानने में भी होगी कि अखिलेश यादव की रणनीति क्या थी। मैं हमारे रिपोर्टर अभिनव से बात कर रहा था, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये तो ऑब्वियस दिख रहा है कि उन्होंने सिर्फ यादव परिवार के 5 लोग और 4 मुस्लिम इनको टिकट दिया, पर इससे इतर उन्होंने किनको टिकट दिया ये देखेंगे तो हर ज़िले में उन्होंने भाजपा की किटी से एक बड़ी पार्टी तोड़ी। और जिस तरीके से अवध और ईस्टर्न यूपी में पासी और कुर्मी वोट या बुंदेलखंड वाले हिस्से में पाल समाज का वोट ये अपने साथ जोड़ा, और इसकी और जाटो समाज का वोट। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि चूंकि आपकी बात हुई होगी कुछ एक दफ़ा अखिलेश यादव से और उनके रणनीतिकारों से, क्या चल रहा था, स्ट्रेटजी क्या थी प्रकट तौर पे? देखिए सौरभ, ऐसा नहीं है कि पिछले चुनाव में जब 2022 में चुनाव हुआ था तब ऐसी तमाम एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए थे। तब भी अगर आप देखें तो तमाम बेल्ट्स के अंदर जहां लगता था कि, जैसे कि अगर आप गोंडा में चैलेंज देखें या केसरगंज के आसपास के इलाकों में देखें, तब भी अखिलेश यादव ने ब्राह्मण वोट लोगों को खड़ा किया था। आपका टिकट इज अ फैक्टर। आपने अखिलेश यादव ने इस बार नॉन यादव ओबीसी को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने पासीज को, कुर्मी नाराज थे कई फैक्टर से अगर उत्तर प्रदेश में, तो उस तरह की मैपिंग की गई। ऐसा नहीं है मैपिंग नहीं होती थी। लेकिन सौरभ, मैं ये कहूंगा इस बार कि ये जो कोहेशन आज आपको दिख रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, इट इज नॉट बिकॉज, इट इज मोर बिकॉज दे आर द विनर्स। अगर यहां पे ये पूरी तरह क्लिक नहीं होता, हारे गए होते, तो कोई भी इन फैक्टर्स को नहीं गिरा रहा होता। ये वोट जो इस बार बीजेपी ने, जो इलेक्शन का रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश में, इट इज मोर अ बीजेपी लॉस देन अ विन फॉर द समाजवादी पार्टी एंड द कांग्रेस पार्टी। एक एंगर वोट गया है बीजेपी के खिलाफ। लोग 2014, 17, 19, 22 4 वोट जिन मुद्दों पे दे गए थे, वही मुद्दे अगर आप प्रिवेल करेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता तो कम से कम उन मुद्दों पे टिक करके नहीं रहेगी, वो कहीं ना कहीं चेंज मांगती है। उत्तर प्रदेश हैज ए हिस्ट्री ऑफ गेटिंग आउट ऑफ ये जो इमोटिव इश्यूज हैं, बैकयार्ड हिस्ट्री से आप लेके आएंगे, उनसे उत्तर प्रदेश निकल आता है। साहब, इतनी पॉलिटिकल एक्यूमेन उत्तर प्रदेश के वोटर में है। अगर आप 1989 देखें तो 96, 97 आते आते बिल्कुल वर्चुअली सिमिलर पिक्चर रिपीट कर रही थी कि लोग जात के मोल्ड में दोबारा लौटने लगे थे। तो अगर आप कहेंगे कि उस टाइम पे तो मुलायम सिंह यादव ने कोई ऐसा बहुत ग्रेट फॉर्मूला किए थे, लेकिन वो सक्सेस पे डिपेंड करता है जनता की नाराजगी पे। आई थिंक इस बार ये इलेक्शन जनता ने हराया और जिताया है, मोर देन अ ग्रेट सक्सेस ऑफ ए स्ट्रेटेजिक अलायंस। ठीक है, इसी बिंदु पर हिमांशु, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला जा रहा है, कितना ब्रेव फेस रखा जा रहा है, सब एक तरफ।
वेयर बीजेपी वेंट रॉन्ग इन यूपी। दिल्ली वाले लखनऊ वाले पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लखनऊ वाले पल्ला झाड़ रहे हैं कि जब टिकट दिल्ली से हुए तो हमारे ऊपर क्यों, किसकी रैलियां, क्या क्या चल रहा है भाजपा में उत्तर प्रदेश की हार को लेके? कोई ब्यूरोक्रेसी पे ठीकरा फोड़ रहा है, कोई किसी और पे। देखिए, मुझे लगता है सौरभ, सब एक दूसरे के ऊपर जो है ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने घर को बचाना चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि टिकट दिल्ली में हुआ था, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, सर्वे वहाँ से हुआ था। 55 कैंडिडेट्स को जो है वो रिपीट किया गया, कितने कम टिकट्स जो हैं वो काटे गए बिहार में और उत्तर प्रदेश में, ये ध्यान में दे लीजिए। उस वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। आप बिहार में 17 में सीटों पे चुनाव लड़े, 12 जीते हैं, 5 हार गए आप। उत्तर प्रदेश में भी यही कंडीशन है। आप देखिए ना, टिकट आप अगर नहीं काट रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, 10-10 साल की है, अगर नहीं काटेंगे और साथ में जिस तरीके का राहुल, यहाँ तो आप 76 पे लड़े, उसमें भी निषाद पार्टी का वो आपकी सिंबल था, तब भी 75 पे लड़े। 75 पे लड़े। और आप ये देखिए, निषाद पार्टी के अलावा आप जो है 5 अलग आपने दिए, वो एक अलग है। लेकिन आप जब देख रहे हैं कि सामने वाला किस तरीके से चुनाव लड़ रहा है और आप अपने उम्मीदवारों के ऊपर अभी भी लगा हुआ है कि ये जो हमारा सिटिंग सांसद है निकाल सकता है सीट, आपको मालूम है कि उनके खिलाफ शिकायतें हैं, आप उसके बावजूद बदल नहीं रहे हैं। उसके कारण आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं यार, चल जाएंगे, जीत के ले आएंगे। ये नहीं होगा। नहीं तो ये जो भारतीय जनता पार्टी में प्राइम मिनिस्टर के assumption था, मैं वही कह रहा हूं। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है ना, जिसमें हम कहते हैं कि 30% चेंज, वो चेंज उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं दिखा। उसका हर्जाना जो है भारतीय क्यों नहीं दिखा? मैं वही जानना चाह रहा हूँ, किसके खाते में जा रहा है ये खाते में? तो देखिए, दोनों ही तरफ जाएगा। अगर सामने स्टेट में किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि भैया आपको चेंज करना पड़ेगा। Do they have that much political capital, सर? क्या उत्तर प्रदेश का कोई नेता आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के सामने ये कह सकता है कि नहीं, आप ये गलत फैसला ले रहे हैं? मैं आपसे एक सवाल, Let's be candid about it. क्या मैंने नहीं देखा कि गुजरात के अंदर कितने कैंडिडेट्स चेंज हुए? ये बड़ोदरा से लेके तमाम 12 नए कैंडिडेट दिए गए। तो ये कहां से आए, किसने दिए? अगर वहां हो सकते तो यहां क्यों नहीं? सवाल यह है कि आपको बताना पड़ेगा कि जो आप ये फैसला हुआ है ये गलत हुआ है, इसमें आपको चेंज करना होगा। और एक चीज मैं आपको फिर बताऊं, जो बात मैं पिछली बार भी कह रहा था, हर बार कहता हूं कि बीजेपी अगर कहीं बची है, जिन स्टेट्स ने भारतीय जनता पार्टी को बचाया, उड़ीसा को छोड़ दीजिए, उड़ीसा में इस बार नई चीजें देखने को मिली हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, ये 2 स्टेट ऐसे हैं। छत्तीसगढ़ लबोलबाब 1 सीट बढ़ी है, पिछली बार भी 9। ये वो स्टेट है जहां संगठन बहुत मजबूत है। अगर आपका संगठन, मध्य प्रदेश में सिर्फ संगठन नहीं है, सरकार, नहीं, सरकार और लाभार्थी जो आपके खाते में, सर, महिलाओं के, आप इसी में आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में यदि हर गरीब महिला के खाते में 1000 रुपए महीने का पहुंच रहा है। नहीं सौरभ, मैं इसमें एक चीज आपको ऐड कर देता हूं। 2018 में क्या हर महिला के खाते में 1000 रुपया पहुंच रहा था? तब भारत कहीं नहीं मिल रहा था, लेकिन उज्ज्वला योजना और बाकी सब योजनाएं थी और पहली बार मिल रहा था। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। उस एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 107 सीटें जीतने में कामयाब रही थी कांग्रेस के सामने। बालाकोट नहीं, 18 की बात कर रहा हूं। बालाकोट 2018 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा। तो आप देखिए संगठन कितना मजबूत है। गुजरात में 17 में आप हारते हारते चुनाव रह गए, 99 सीटें जीते। ये आपका संगठन है कि एंटी इनकम्बेंसी को कैसे बचा सकते हैं। यूपी में संगठन नहीं है। अब मुझे लगता है कि शायद केंद्र प्रमुख, पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, देखिए ये तब काम करता है जब ऊपर से डंडा होता है। आप ऊपर से डंडा मारेंगे तो नीचे तक उसकी मार पड़ती है। और ये मैं फिर आपको एक, भूपेन्द्र चौधरी डंडा नहीं मार पा रहे हैं, संगठन मंत्री धर्मपाल नहीं मार पा रहे हैं, या सुनील बंसल की कमी खल रही है? आपने जो बात कही है मैं वही बता देता हूं। आप 2013 में गृह मंत्री अमित शाह यूपी के प्रभारी बनते हैं, उनके साथ सह संगठन मंत्री आते हैं सुनील बंसल। दोनों जो ताना बाना बुनते हैं सोशल इंजीनियरिंग का, जातिगत समीकरणों के को भापते हुए वहां के जो एक ताना बाना बुनते हैं पार्टी के लिए, उसका फायदा आपको 14 में मिलता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 71 सीटें जीतती है। वही टीम
17 में जाती है, 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है और अपने गठबंधन के साथियों के साथ जो है 325 जीतती है। 19 में वही टीम 62 सीटें जीतती है जब मायावती और अखिलेश एक साथ आते हैं और उसमें 2 उनके अलायंस पार्टनर जीतते हैं। आप देखिए 22 में सुनील बंसल वहाँ हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो उनके पुराने मित्र हैं, उनके साथ उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, वो आते हैं और 250 सीट आती है 312 से घटकर। उस चुनाव के बाद 273 या 274 है वो विद अलायंस है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी की सिंगल बात कर रहा हूं। आप उसके बाद सुनील बंसल बाहर आते हैं। आज पार्टी की स्थिति क्या है? ना तो वहां अमित शाह है, ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो अमित शाह तो चला ही रहे हैं। नहीं चला रहे हैं। देखिए मैं वही कह रहा हूं ना, एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए कोऑर्डिनेशन, एक संगठन मंत्री और ऊपर यहां से करना बड़ा एक तरीके से समन्वय बैठा इसी पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। बैजयंत पांडा को यूपी का प्रभारी बनाया जाता है और कुछ ही हफ्तों बाद बैजयंत पांडा को टिकट देके उड़ीसा भेज दिया जाता है। मैं वही कह रहा हूं सर, मैं वही कह रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें हुई उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार के कामकाज पे कई चीजें खड़ा करती हैं। क्या चीजें बताइए ना। मैंने एक ये बताया कि वहां जो काम सुनील बंसल कर रहे थे वो काम शायद आज उस संगठन मंत्री या भूपेंद्र चौधरी नहीं कर पाए, उस चीज को सजो कर नहीं रख पाए। लोग कहते हैं खूब चली इस बार भी। नहीं, अब मैं कह रहे हैं चली। आप बताइए ना सर, मेरा सवाल है आपसे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि सुनील बंसल की उतनी किसकी चली फिर? जिनकी चली। अब वो देखिए सर्वे, मैं वही कह रहा हूं ना, सर्वे आते हैं, सर्वे के ऊपर बातचीत होती है। अगर भूपेंद्र चौधरी को, योगी आदित्यनाथ को या अन्य केशव प्रसाद मौर्य को या ब्रजेश पाठक को या वहां के कोर ग्रुप के किसी और अन्य मेंबर को ऑब्जेक्शन था तो वो बोल सकते थे। कोई नहीं बोला। मुख्यमंत्री बदलने की खबर कैसे उड़ी? मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा। नहीं, मैंने कहा खबर कैसे उड़ी बीच चुनाव में। मैं ये नहीं कह रहा हूं बदला जाएगा, नहीं कोई ऐसा। ये एक मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, ये जो राजपूतों को लेकर एक खबर चली कि राजपूत नाराज हैं, उसके पीछे अगर आप लोगों से बात करेंगे तो उनको ये लगता था कि 300 पार अगर भारतीय जनता पार्टी चली गई तो योगी को हटा देंगे। ये एक फैक्टर क्यों लगता था? उनको लगता था कि भाई पार्टी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि शिवराज सिंह चौहान को इतनी बड़ी विजय के बाद हटा सकते। शिवराज सिंह चौहान और बाकी नेता एक लंबे, और रमन सिंह 10-10, 15-15 साल का कार्यकाल कर चुके। योगी आदित्यनाथ का तो अभी 7 साल का हुआ कार्यकाल करना और हटाना। विप्लव देव भी कार्यकाल करके आए थे। कम ऑन, डोंट कंपेयर विप्लव देव विद योगी आदित्यनाथ। लुक एट द पॉपुलैरिटी। आपने कहा, मैं एक चीज कह रहा हूं सर, आप मेरी बात समझिए। योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी, मैं ये नहीं कह रहा कि वो विप्लव देव की है। ये एक नैरेटिव होता है, एक अंदर खाने जब बात चलती है और वो चलती चली जाती है। पता नहीं हिमांशु भाई, जितना खुल के आप बात करते हैं कर नहीं रहे हैं। आप बहुत गोल घुमा रहे हो। पता नहीं, सॉरी, मैं गोल नहीं। मैं तो चाह रहा था कि थोड़ा खुल के बताएं, क्योंकि बीजेपी में आत्ममंथन चल रहा होगा ना सर। बिल्कुल आत्ममंथन चल रहा है। क्या आत्ममंथन चल रहा है? मैंने जब मैं आज एक और चीज बताता हूं आपको। मेरी परसों किसी बड़े नेता के साथ बैठा था मैं, उन्होंने कहा कि आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट का जो जीत का मार्जिन है वो 1,57,000 रह गया जी। अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता वहां से प्रियंका गांधी या कोई और बड़ा नेता लड़ गया होता तो फिर क्या होता? क्या मार्जिन और कम हो जाता या फिर कुछ उलटफेर हो सकता था? ये सवाल। ऑल सेड एंड डन, सांसद के तौर पे जितना काम नरेंद्र मोदी ने बनारस में किया है, जितना CSR एक्टिविटी और सारी एक्टिविटी, वो फिनोमिनल के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद अगर आपका जीत का मार्जिन 1,57,000 रह जाए, पिछली बार 64% आपको मत मिला, इस बार 54% मिले, 10% के लगभग आपके मत प्रतिशत में कमी आए तो सोचना चाहिए। और वहां एक लोकल नारा था, इस बार 10 लाख से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी ढूंढ रही है और मुझे लगता है जो भी दोषी होंगे वो इस बार मुझे नहीं लगता कि कोई बख्शा जाएगा। पिछली बार शायद छूट गए हों। सर, इतने खुलेआम विधायकों ने भितरघात किया है, देखते हैं। मैं सीट वार आपको गिना सकता हूं। इस सीट पर इन्होंने, इस सीट पर, और जो जीत भी गए 10-20 हजार 30 हजार से, राहत की सांस वहां आपने देखा कि एक जो है जो हार गए हैं,
साध्वी निरंजन ज्योति हैं वो बोल रही हैं, साक्षी महाराज जीतने के बाद बोल रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे गुड़गांव में, गुरुग्राम में तो राव इंद्रजीत बोलते हैं। तमाम लोग बोल रहे हैं कि भीतरघात हुआ है और हो रहा है। अब पार्टी को देखना है। क्या पार्टी प्रदेश स्तर के नेताओं पे कार्रवाई करेगी? ये सवाल है। राजदीप, यू वांटेड टू ऐड? मैं एक चीज और राजदीप वाले में एक ऐड कर, पहले उनको बोल तो लेने दीजिए। नहीं, मैं राजदीप ने जो चंद्रबाबू नायडू पे कहा था, मैं उस पे कह रहा हूँ। नहीं, उस पे तो मैं आऊंगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। गवर्नमेंट फॉर्मेशन एक चीज इन्होंने कहा था कि स्किल की बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू। मुझे लगता है जब चंद्रबाबू नायडू स्किल की बात करेंगे तो क्या वो ये बात कहेंगे जो आज उनके पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि हम 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं? ये वो बात है जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि मुआवजा आरक्षण लेके नहीं मुसलमानों को 4% मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं या मुस्लिमों में जो पिछड़े हैं? अब ये जो वर्डिंग है ना सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वही कह रहा हूं, क्योंकि इस देश में ऑलरेडी मुस्लिम समाज में जो पिछड़े हैं उनको आरक्षण मिलता है सर, महाराष्ट्र मिलता है, सब जगह मिलता है। मैं वही कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव बिल्ड किया जी, उसके बाद आप पिछड़ों की बात तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही कि पिछड़े हुए मुसलमानों को देंगे या किसको देना है। वो तो अगर आप जाएंगे तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अंदर भी इससे शुरू हुआ है पिछड़ों को मुसलमान, लेकिन नैरेटिव भी ये कहीं ना कहीं राजदीप जी नहीं, हिमांशु जी उत्तर प्रदेश में गोलमोल करके बात कर रहे थे। एक भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर हैं, एक ज़माने में मंत्री भी हुआ करते थे, उनका कहना है कि इस चुनाव में अमित शाह को उनके शब्दों में ओवरबर्डन कर दिया गया, ज़्यादा चीज़ें उन पर सब थोपी गई। वो गृह मंत्री हैं, इनके साथ साथ पूरा संगठन भी उन पर थोपा गया। उनको टिकट वितरण में भी उनका था, स्ट्रैटेजी कैसी बनानी है, रणनीति कैसी बनानी है, वो भी अमित शाह पर कहा गया। और उन्होंने ये कहा कि आप लोग आंकड़े दे रहे हैं कि कितने रैलीज नरेंद्र मोदी जी ने किए, 206 में मुझे लगता है, अमित शाह जी ने भी करीब 200 रैलीज किए। अब उनका कहना था अगर आप एक ही व्यक्ति पर इतना जिम्मा छोड़ोगे तो बाकी करेंगे क्या? या ये अमित शाह पर भी नाइंसाफी है कि एक व्यक्ति पर आप इतना बर्डन थोपते हो, हर स्टेट जीतना है। ये क्या अमित शाह खुद चाहते थे या उन पर थोपा गया, ये बात अलग है। लेकिन दूसरी तरफ उनका कहना है कि इसकी वजह से थोड़ी जो समन्वय होती है नॉर्मली बीजेपी में, जो मशीन के साथ उनकी जो पॉलिटिकल मशीन है, उसमें कहीं ना कहीं कमी हुई है। उन्होंने एक और चीज़ कही जो थोड़ी कंटेंशियस हो सकती है, विवादास्पद हो सकती है। उन्होंने कहा 2009 में जब एलके आडवाणी हारे थे तब कुछ बीजेपी के लोगों को लगा था कि उस हार में गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ राज्यों में बीजेपी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा क्यों नहीं रहा। और ये आक्षेप लगाया गया था, जो आज बात हिमांशु नहीं पूरी तरह से कह रहे हैं, कि क्या कुछ अंदरूनी इंटरनल डिवाइड्स तब भी थे, क्या कुछ लोग एलके आडवाणी को कमजोर करने के लिए अपने ही कुछ सीट्स में अंदरूनी लड़ाई करके उनको हार झेलनी पड़ी। क्या यही 2024 में भी हुआ? क्या कुछ लोग चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जी की नैया या भाजपा की नैया 272 पार न करे? क्योंकि अगर वो 272 पार करती, 300 पार करती, तो वो बहुत मजबूत होकर बाकियों को बिल्कुल किनारे करते। तो एक ये थियरी चल रही है कि कुछ अंदरूनी ताकतों ने पार्टी के बीच में ऐसी एक स्थिति बना दी कि मोदी जी की जो टैली है या भाजपा की जो टैली है वो एक ऐसे लेवल पर आए जहां बीजेपी में मोदी जी का पूरी तरह से डोमिनेंस ना हो, ये कहा जा रहा है। हिमांशु, और इसमें एक सब्सिडी सवाल ये भी है, संघ परिवार की सक्रियता पूर्ववर्ती चुनावों के मुकाबले कम रही। ये राज्य दर राज्य, सीट दर सीट बात सुनाई दी। इन सब के बीच जेपी नड्डा का बयान भी आया, प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, बिल्कुल जेपी नड्डा का जो बयान आया वो मुझे लगता है चौथे चरण के बाद आया और पांचवें चरण के चुनाव से कुछ दिन, एक दो दिन पहले आया। एक अंग्रेजी दैनिक है उनकी, जो जिस पत्रकार ने वो इंटरव्यू किया है, लीज मैथ्यू, वो खुद नेता नगरी में आती नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार, इंडियन एक्सप्रेस में जी। उन्होंने पूछा भी कि जो आप कह रहे हैं क्या यही शब्द हैं? उन्होंने कहा हाँ, मेरे यही शब्द हैं, इसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है।
अब ये सवाल उठता है कि जेपी नड्डा ने ये क्यों कहा कि हमें संघ की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इससे पहले भी सौरभ जी ये कहा था इस नेता नगरी में ही कि 2005 में चेन्नई की बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंदर अपने क्लोजिंग रिमार्क्स में लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पर ये कहा था कि आज वो दिन आ गया है, हमको ये तय करना होगा कि संघ हमारे डे टू डे एक्टिविटी में इंटरफेरेंस नहीं करे। ये समय समय पर ये भारतीय जनता पार्टी में संघ को लेकर सवाल उठे हैं, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाए हों या अटल बिहारी वाजपेयी हो या अब जेपी नड्डा हो। हिमांशु जी, उसका नुकसान, इस चुनाव में भाजपा के संघ से लेकर जुड़ाव को लेकर विपक्ष की तरफ से या पब्लिक डिस्कोर्स में कोई सवाल उठ नहीं रहा था। नहीं उठ रहा था, ये उठाए गए, ये पार्टी के अंदर से उठे। मैंने वो जो एग्जाम्पल दिया आपको लाल कृष्ण आडवाणी का भी, वो विपक्ष ने नहीं उठाया था, क्योंकि तब वो सुदर्शन के नेतृत्व में एक एक्टिव दखल था और उनको अलायंस की सरकार चलाने में दिक्कत आ रही थी। आज लोग तो इसी नेता नगर में ये डिस्कस करते थे कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच कितना स्मूथ कोऑर्डिनेशन है, एक कोई उलट बयान नहीं, एक रिफ्टिंग। तब तो कभी दत्तोपंत ठेंगड़ी का बयान, कभी सुदर्शन का बयान। मैं वही कह रहा हूं कि आज उस बयान की जरूरत क्यों पड़ी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह बात का एहसास हुआ कि संघ हमारे साथ पूरी तरीके से नहीं लगा, और उसके बाद अगर पार्टी के प्रेसिडेंट ये बयान देते हैं, उसके बाद अगर आप देखें तो मुझे लगता है उसका रिजॉइंडर भी नहीं आया। मोहन भागवत जी निजी बातचीत में कई बार ये कई पत्रकारों सबसे कह चुके हैं कि संघ पे इतनी चर्चा होती यदि संघ पर दिए गए हर बयान को लेकर हम रिजॉइंडर देने लगे। नहीं, मैं संघ की बात नहीं कर रहा, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अच्छा, वो कि ये बयान हमसे निकल गया या गलत हो गया, इसको लेकर आप कह सकते थे कि ये इंटरव्यू में ये बात नहीं थी, मैंने नहीं कही, इसका गलत। पर रिव्यू में इस तरह की बातचीत आ रही है क्या कि संघ या उसके अनुशासनिक संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता उतने सक्रिय नहीं रहे? उसका कारण है, उसमें मेरी कई संघ के लोगों से भी बात हुई, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं लोग और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त होती जा रही है, ये कहीं ना कहीं संघ के लिए चिंता का विषय है। दूसरी बात जो राजदीप कह रहे थे ना, राजदीप कह रहे थे कि 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी की हार में सबसे बड़ा कारण जो है वो गुजरात। मैंने सबसे बड़ा कारण नहीं कहा, चलिए मैंने कहा एक कारण था, एक कारण गुजरात और महाराष्ट्र का, ये कि वहां के परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। राजदीप से अगर मैं पूछूं कि 2004 के अंदर क्यों नहीं परफॉर्मेंस गुजरात और महाराष्ट्र की अच्छी थी, तब क्यों नहीं सवाल उठे? ये नहीं है सवाल, ये नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी 10 में से 10 आई थी उस वक्त, 4 में भी 10 सीटें थी, 9 में भी 10 सीटें थी। सुनिए राजदीप जी, सीटें घटी थी। आपका अगर सर देखिए, एक सेकंड, नाउ यू सेड इट, हमारा आपका होम स्टेट है। 2002 में उत्तर प्रदेश में भाजपा बुरी तरह विधानसभा हारती है, 2004 में उसके बाद सीटें घटती हैं और 9 में भी घटती हैं। भाजपा 50, 60, 70 की पार्टी है। सर हम यहाँ 2024 में हैं, लखनऊ में भाजपा का मुख्यमंत्री अपने जनादेश के साथ बैठा हुआ है। बिल्कुल, सवाल इसलिए पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, सवाल इसलिए पूछा जा रहा है। राम मंदिर और जो तमाम दूसरे मुद्दे हैं या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, बिग टिकट इंफ्रा है, सारी चीजों के केंद्र में तो यूपी था। मैं वही बात कह रहा हूं जो राजदीप ने सवाल उठाए 2009 को लेकर उठाए। तो ऐसा नहीं है कि उस वक्त की सिचुएशन, सवाल यह है कि पार्टी संगठन में 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर एक सवाल था, एक नाराजगी थी, वो थी जिन्ना पर दिए गया बयान। उस बयान को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ने कभी यह बात नहीं कही कि मेरे से यह बयान गलती से निकला या मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले, 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले लाल कृष्ण आडवाणी की जीवनी आई थी, माई कंट्री माई लाइफ, उसमें एक चैप्टर है आई हैव नो रिग्रेट, जिन्ना के भाषण पे। उसके बाद भी अगर पार्टी के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता को लगा कि ये ठीक नहीं है, ये उनको स्वीकार्य नहीं था, उसके खामियाजा आपने भुगता। अरे पर आप ये तो मान गए हैं ना कि कैंडिडेट सिलेक्शन में कुछ ना कुछ नाराजगी थी, ये तो आप मानते हैं। बिल्कुल होती है। मैं आपको नहीं, इस बार कई राज्यों में थी। मैं आपको छोटे से राज्य गोवा का उदाहरण देता हूं। दक्षिण गोवा में जिस तरह से जिस कैंडिडेट को दिया गया,
उससे कई कार्यकर्ता नाराज थे, कई मंत्री नाराज थे। नहीं, कईयों ने है। कहा आपने या तो किसी को पैराशूट कोरबा दिया। मैं आपको हर राज्य में है ना। राजदीप मैं वही बोल रहा हूँ हिमांशु, छत्तीसगढ़ में हम लोग, मैं गया खुद फील्ड पे कोरबा, साफ समझ में आ रहा था कि सब जगह लहर है, लेकिन सरोज पांडे को लेके इतना ज्यादा विरोध, इतना ज्यादा मैं वही कह हमें रहा हूं। पता है तो उनको तो पता होगा ही। सौरभ, मैंने यही कहा कि संघ की जो नाराजगी है ना, ये जो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी होती जा रही है, वो संघ की नाराजगी का कारण कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता अगर नाराज है तो संघ को फीडबैक आता है, वो अपने डिस्टेंस कर लेता है, और वो डिस्टेंस हुआ है। डिस्टेंस करता है या फीडबैक देता है? एक भाजपा के नेता ने मुझे कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के उसके भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब आप नहीं, उसने कहा कि मुझे जिस तरह से रोज नहीं, हम लोग मजाक में कहते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग चल रही होती है ना, तो हम कहते हैं कि ये जो रेलवे स्टेशन जाने का मार्ग है, यहाँ से अगर किसी दिन ज्वाइनिंग नहीं हो रही होती है तो पकड़ के ले आते हैं कि चलो भाई आज ज्वाइन करा लो। आज नहीं, जैसे पार्टी में यूपी को लेके बात हो रही है, महाराष्ट्र और बंगाल, मतलब ये 30 जो हम लोग 40 प्लस के स्टेट हैं, बिहार में कम ज्यादा फिर भी 40 में 30 रिटेन किया 2014 जैसा रहा। महाराष्ट्र और बंगाल को लेके क्या मंथन है? बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के पास पूरी पार्टी को दे दिया गया है कि आप वो जो डिसीजन लेंगे वही डिसीजन सर्वमान्य होगा। वहां सुक्रांत मजूमदार, दिलीप घोष, तमाम बड़े नेता, वो कोई किसी की चलती नहीं है, और शुवेंदु अधिकारी को लेकर पार्टी के अंदर एक नाराजगी है। कई बार शिकायत हो चुकी है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद इतने नाराज थे, पिछले आपने एपिसोड में बताया कहा भी था, और मैं आपको फिर नाम भी बता देता हूं, सौमित्रो खान। उन्होंने कहा था कि इस तरीके से पार्टी नहीं चलेगी कि एक व्यक्ति जो डिसीजन ले ले वही मान्य होना चाहिए, सबके साथ सहमति के साथ होना चाहिए। दिलीप घोष को टिकट चाहिए था मिदनापुर से, जो उनका गढ़ माना जाता है, उनको बदला लॉकेट चैटर्जी अपना टिकट सीट चेंज करना चाहती थी। तमाम लोग हैं, अब उनको भेजा गया दुर्गापुर टू आसनसोल का उदाहरण है। आपने पवन सिंह को लाया, पवन सिंह काराकाट आए, आरा गई, काराकाट गई, आसनसोल गई। आप कहां से कहां चले थे और कहां पहुंच गए? एक जो सौरभ कह रहे हैं ना, एक व्यक्ति, उसने आपको 3 सीटों पे आप लड़ना आरा चाहता था, आपने आसनसोल दी। आसनसोल गए तो आपने कहा कि आपके जो गाने हैं या आपका जो एल्बम्स है उससे बंगाली अस्मिता पर ठेस लगती है, आप टिकट वापस ले लीजिए। उन्होंने ले लिया। उनको उम्मीद थी आरा में आप देंगे, आरा नहीं दिया। आप काराकाट वो जाके चुनाव लड़े। काराकाट में जो एनडीए के कैंडिडेट थे उपेंद्र कुशवाहा, उनको भी चुनाव हार गए, आरा भी हार गए और आसनसोल भी हार गए। 3 सीटें। ये एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग देता हूं मैं आपको। दिल्ली असेंबली में 2020 में एक मनीष सिंह करके व्यक्ति हैं, और मैं ओपनली कह रहा हूं आपसे, वो तैयारी कर रहे थे पटपड़गंज सीट से। वो एक दिल्ली प्रदेश बीजेपी के बड़े करीबी अध्यक्ष के करीबी थे, क्योंकि उनको चुनाव लड़वाना था। आपने पटपड़गंज की जगह उन्हें चुनाव लड़वाया दिल्ली कैंट से। पटपड़गंज भी गए, दिल्ली कैंट भी चले गए। ये है, आप अपने जब पसंदीदा आदमी को कहते हैं कि चुनाव लड़वा दीजिए, हार और जीत बाद में होगी, ये कहीं ना कहीं डेंट मारता है, और ये बीजेपी में अब होने लगा है। ये 19 के बाद ये चीजें बहुत भयंकर रूप से कार्यकर्ता बात करता है कि आखिरकार हमें क्या मिला। मेरठ में ना, मतलब जब मेरठ में महाराष्ट्र में देखिए तो क्या चर्चा होती है? ग्राउंड लेवल पे तो कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखी और रिजल्ट में भी दिखी हो। नहीं, महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में देखिए, कार्यकर्ता कहते हैं हमने पिछले 10 साल अजीत पवार के साथ लड़ाई की है, जमीन पर की है, अब आप अजीत पवार को ले आते हैं। नांदेड़ में अशोक चौहान को लाए, सीट भी हार गए। नहीं, वही तो है ना जो हिमांशु बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप यही खुल के बात करना चाहते थे, मैंने इसलिए आपको ये सारी चीजें उदाहरण के साथ बता दी। मैं खुल के यही कह रहा हूं कि अब तक ये एक बीजेपी की एक पहचान बन गई थी, और मैं आपको कि ये सब कांग्रेस में होता है। देखिए अब तक क्या था कि ये सब इस पे जरा राहुल श्रीवास्तव जी कुछ ऐड करना चाहते हैं, बताएं सर। तो मैं एक 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक, जो हम बहुत क्लियरली नहीं कह रहे हैं, इन यूपी और बहुत सारे राज्यों में एक चीज, यूपी में खासकर जो थी, ये जो टर्फ वॉर की बात होती है ना, योगी आदित्यनाथ अमित शाह की, सेंटर वर्सेस स्टेट, ये बहुत डिस्टिंक्टली थी। बहुत सारे यूपी बीजेपी नेताओं का कहना है कि एक तरह से कहीं ना कहीं दिल्ली जो है, एंड डायरेक्टली इंडिकेटिंग एट अमित शाह, दे आर ट्राइंग टू हैव, वो कोशिश कर रहे हैं
कि एक लॉयल सांसदों की खेप उत्तर प्रदेश से पैदा हो जाए जो कि फ्यूचर में काम आएगी। ये कांग्रेस पार्टी में बहुत बार हुआ है, राजदीप इस बारे में बताएंगे। एक दूसरा, हमने जो नेतृत्व की बात करी कि जहां पे समन्वय अच्छा होता है, जहां चीजें होती हैं ठीक, आप राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को कंपेयर करिए। उत्तर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एक पॉपुलर नेता है जिसको एक्सटेंसिवली यूज किया पूरे मध्य प्रदेश में, भले ही उसे मुख्यमंत्री ना बनाया गया हो जीत के बावजूद, लेकिन वो लगा फील्ड में और मध्य प्रदेश में रिजल्ट ठीक रहे। राजस्थान में जो एग्जिस्टिंग लीडर थी वसुंधरा, उनको यूज नहीं किया। लोग कहते हैं कि अगर वो थोड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी घूम लेती, जहां विवाद थे वहां फोन कर लेती, क्योंकि राहुल कसवा का अगर केस देखें तो वो केस राहुल कसवा वॉज ऑलवेज क्लोज टू वसुंधरा राजे सिंधिया। राजेंद्र राठौर से उनका झगड़ा था, वसुंधरा अगर इंटरवीन करती चीजें बदल सकती थी, मगर लीडर यूज नहीं हुआ। और शुरू से ही राहुल जी एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ राजस्थान में, जो पूरा मोमेंटम बिल्ड हुआ वहां पे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में डेफिनेटली योगी वर्सेस अमित शाह एक फैक्टर है। सौरभ, आप तमाम कैंडिडेट के सिलेक्शन में देखिए, लोगों को हटाया ना जाना कहिए, क्योंकि आप याद रखिए कि जो बैठे हुए कैंडिडेट थे उनको 2019 में किसने टिकट दिए थे, ये पॉइंट है। तो वो एक लॉयल्टी फैक्टर वहां पे बन रहा था। अब आती है बात आरएसएस की। थोड़ा सा हम लोग ना आरएसएस को एक बहुत ही ग्लैमराइज्ड उसके अंदर देखते हैं। आरएसएस भी एक संगठन है, आरएसएस भी जनसंपर्क में काम करता है और आरएसएस भी बहुत सारी चीजों को वे इन करता है। हिमांशु ने इंटरेस्टिंग बात कही कि कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में, चीफ मिनिस्टर के सिलेक्शन में, विधायकों के सिलेक्शन में आप आरएसएस को नहीं पूछते हैं तो आरएसएस पीछे हट गए। नहीं साहब, इसके बीच में एक फैक्टर आता है। आरएसएस की से अगर कम हुई है और पॉलिटिकली वो बीजेपी के टॉप ब्रास डिसाइड कर रही है, तो आरएसएस इस वजह से नाराज होकर हटी नहीं है। आरएसएस के फीडबैक सिस्टम में आ गया था कि ये चुनाव एडवर्स जा रहे हैं और ऐसे समय पे अक्सर आरएसएस पीछे हो जाती है। आप ये कैसे है कि जब भी बीजेपी हारती है, 2009 में भी अगर देखेंगे आप कि आरएसएस पीछे हट गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में अटल जी से नाराज थी साहब और पीछे हट गई थी, और जब जीतती है तो आरएसएस हमेशा फोरफ्रंट में होती है। आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान रहता है साहब। देखिए, ये फीडबैक्स जो होते हैं सिस्टम के अंदर बहुत सारे होते हैं। इवेंचुअली आप याद रखिए, नरेंद्र मोदी हर इलेक्शन में, पिछले कुछ इलेक्शन में 3 दिन बनारस में रहे थे, इस बार नहीं रहे हैं। उनको पूर्वांचल का आभास हो गया था। आरएसएस के फीडबैक सिस्टम में खबर थी कि पूर्वांचल में लॉसेस हो रहे हैं बुरी तरह से। तो क्या है कि हमको यह भी देखना होगा इस परिप्रेक्ष्य में कि जेपी नड्डा का कमेंट आरएसएस के खिलाफ नहीं था साहब। He was absolving the RSS. वो आरएसएस को इस लॉस से डिसोशिएट कर रहे थे, और ये बहुत जरूरी है साहब आरएसएस के लिए। आरएसएस इज नॉट लाइक ए बीजेपी और ए लीडर जो 5 दिन में या 5 साल की मियाद में है। आरएसएस इज ए ऑर्गेनाइजेशन इन कंटिन्यूअम। उसलिए आरएसएस को इंसुलेट करना जरूरी था। मैं गारंटी देता हूं कि कोई ये कह दे कि जेपी नड्डा में इतनी कुव्वत है पॉलिटिकल कि वो आरएसएस के खिलाफ जाके बयान दे सकते हैं। अच्छा, राहुल जी, ये लास्ट राउंड है इस बातचीत का और आप ही से शुरू करेंगे। इसी नेता नगरी में हमने आपसे बहुत विस्तार से ये सुना है पहले कि किस तरह से आंध्रा भवन और उड़ीसा भवन से संयुक्त मोर्चा सरकार के दौरान गतिविधियां चलती थी और बाद में एनडीए सरकार के दौरान भी। मैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्या डिमांड रख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने? अभी वो कार्यवाहक तो है ही ना, इस्तीफे के बाद अगली सरकार बनने तक जी। कल तक हाँ, तो मतलब हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं, टेक्निकली गलत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेटेड हो गए और डेजिग्नेटेड हो गए। तो किस तरीके के प्रेशर रख सकते हैं, किस तरह के पोर्टफोलियो की डिमांड है, क्या पॉलिटिकल कंपल्शन होंगे और क्या पॉलिटिकल रिलायबिलिटी होगी इन दोनों की, और इसकी वजह से पिछले 10 साल के जो पॉलिटिकल एजेंडा रहे बीजेपी के, उसमें किस तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है? सौरभ, सबसे पहले एक बीजेपी के नेता ने मुझे जो थोड़े नाराज चलते हैं नरेंद्र मोदी जी से, उनका कहना था कि पहली लाइन, मैंने कहा क्या होगा, कहते हैं अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तो देखिए, बहुत डिफिकल्ट, इट्स नॉट ए इजी बैटल। लेकिन अगर आज 2 चीजें हुई सौरभ, जो फ्राइडे को जब सेंट्रल हॉल में थे, मुझे अच्छा लगा सेंट्रल हॉल को दोबारा देख करके। सेंट्रल हॉल में 2 चीजें हुई सौरभ। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने जाके संविधान को माथे से लगाया है,
वो एक बहुत क्लियर इंडिकेटर है कि जो चुनाव के अंदर नैरेटिव बना उसको नरेंद्र मोदी ने डिस्पेल करने की कोशिश की, वो बहुत क्रिटिकल है। उसके बाद नीतीश कुमार जिनकी पैदाइश है मार्च 1951 की और नरेंद्र मोदी की उम्र पैदाइश है सितंबर 1950 की। अब नीतीश जी भाषण देते हैं और नीतीश जी भाव विभोर होकर के नरेंद्र मोदी जी के पैर छूने की तरफ अग्रसित होते हैं। नरेंद्र मोदी जी उनको रोकते हैं। वो एक काफी भावुक सा एक क्षण था और हमने बड़े सारे क्षण देखे इन दोनों के बीच में। हमने और हिमांशु ने लुधियाना में एक रैली में नरेंद्र मोदी 2009 में लुधियाना में एनडीए की रैली में नरेंद्र मोदी पीछे से आते हैं, नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के ऊपर कर देते हैं, दोनों के बीच में थोड़ी खटपट थी। उसके बाद 2011 में एक एनडीए का डिनर होता है जिसमें कि डिनर कैंसिल कर देते हैं नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर, और वो नाराज है क्योंकि पोस्टर्स आ जाते हैं उस लुधियाना रैली के। फिर एलके आडवाणी जी अपनी रंजिश सितंबर 2011 में जो उनकी नरेंद्र मोदी से खिटपिट चल रही थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी सद्भावना यात्रा जो उनकी चल रही थी गुजरात में, आडवाणी जी चाहते थे कि सरदार पटेल का जो परमसद घर है वहां से यात्रा शुरू करे करप्शन के खिलाफ, लेकिन मोदी जी ने अलाउ नहीं किया। तो वो चले जाते हैं नीतीश कुमार को लेकर के सितब दियारा में, वहां पे भी हम हिमांशु साथ में गए थे। तो सितब दियारा में फ्लैग ऑफ करते हैं नीतीश कुमार उनकी रैली। तो क्या है कि नीतीश कुमार के सामने अगर आप देखें तो ये जो बहुत बार्गेनिंग की बात आ रही है, एक तो पहला ये है कि नीतीश कुमार उदासीन हो चुके हैं इंडिया से। जून पिछले साल, एग्जैक्टली पिछले साल जो पहली बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की, उस बैठक में उनको उम्मीद बंधी थी कि वो कोऑर्डिनेटर बनेंगे, एक एलिवेटेड स्टेटस होगा, वो नहीं हुआ। तो वो इंडिया से उदासीन है। उसके अंदर वो जानते हैं कि टू मेनी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स आर देयर और उनका 12 सीटों पे नंबर लगने वाला कोई बहुत आसान नहीं है। डिप्टी चेयरमैन के, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के भी क्लेमेंट बहुत हैं। अखिलेश, ममता बड़े फोर्स हैं, उनके पास सीटें ज्यादा हैं। उसके बाद विक से जो होगा वो जो भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी के करीबी हैं उनका होगा, लालू जैसे लोगों का। और लालू का डेफिनेटली एम्बिशन है कि कहीं जेडीयू पीछे जाए, क्योंकि वही मंडलाइट फोर्स से आते हैं। तो नीतीश को कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो आरजेडी जेडीयू दोनों मंडल के प्लेयर है उसमें प्लेयर प्रॉब्लम कारण बीजेपी कुड वेल बी अ सेफर बेट राइट नाउ। हाँ, वो मंत्रालय चाहते हैं, कुछ मंत्रालय उनकी डिमांड है, मगर कोई बहुत ओवरवेलमिंग टॉप मिनिस्ट्री की डिमांड है ऐसा नहीं है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो पुराने टाइम से अपनी गिराव के कारण, ऑल द फॉल्स ही हैड, उसके कारण पॉलिटिकली वो थोड़े पहले से ज्यादा समझदार है। एक समय आया था कि जब वो एनडीए में थे और वो नरेंद्र मोदी वाला एलिमेंट आया तो वो नाराज होकर के चले गए। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल डिक्लाइन देखा है। उन्होंने देखा है कि वाईएसआरसीपी जैसे फोर्सेस के कारण उनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम में है, बीआरएस के कारण उनकी एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम में है। उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर वो, जैसे राजदीप ने कहा, कि वो वहां आंध्र प्रदेश में अपनी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ाना चाहेंगे। इन दोनों के साथ मैं कहूंगा सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर जो आने वाले दिनों में होगा, दोनों स्टेट्स जो है, अगर आप देखिए तो नीतीश कुमार ने भी जब समर्थन वापस लिया था, एक समय पे एनडीए से बाहर गए थे, उससे पहले दिल्ली में एक रैली की थी। वो रैली उन्होंने की थी बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की डिमांड थी। और चंद्रबाबू नायडू की क्या डिमांड थी जब वो छोड़ के गए थे और उन्होंने नाराजगी जाहिर करी थी? वो थी आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस की डिमांड की। ये जो दो राज्यों के स्पेशल स्टेटस की डिमांड है, ये किस लेवल पे ले जाएंगे? हालांकि टीडीपी के सोर्सेज अभी कह रहे हैं कि नहीं, ये कोई ऐसी बहुत प्रेसिंग नीड नहीं है, इसकी जगह हम चाह सकते हैं कि अच्छे प्रोजेक्ट हमारे लिए आए। तो मैं ये कहूंगा कि दोनों पार्टीज के लिए कोई बहुत आसान राह नहीं है। और उसके बाद अगर आप देखें तो नीतीश कुमार की मुश्किल जो है वो आसान नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी के राधाचरण सिंह सेठ जो है एमएलसी हैं, उनके खिलाफ ईडी है। जेडीयू के एमएलए विजय चौधरी हैं, उनके ब्रदर इन लॉ के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। जेडीयू के जो करीबी लोग हैं, गब्बू सिंह जैसे, उनके पास उनके खिलाफ इनकम टैक्स है। कहते हैं कुछ डायरिया मिली हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस समय पे इन दोनों कोalition पार्टनर्स के सामने, कि वो कितना ज्यादा दूर बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के चोट पहुंचा सकते हैं। ऑल्सो दिस इज नॉट द सेम टाइम या पहले जैसा
जिससे भाई यूनाइटेड फ्रंट या कांग्रेस हुआ करती थी, क्योंकि जो कोर पार्टी जो सरकार है बीजेपी, वो 2006 के अगर आप देखें 2009 के जो कांग्रेस की टैली थी 2006 थी, उसके पहले कांग्रेस की टैली थी इससे भी कम थी, 182 के करीब, वॉट एवर द कांग्रेस वॉज। तो जो कोर पार्टी है वो बड़ी है, 240 के करीब है, जो कि नरसिम्हा राव जैसी स्ट्रेंथ है 1991 की। तो इतना आसान भी नहीं होगा कि वो चले जाएंगे। इन्होंने देखा हुआ है हालत की, साहब अगर कोई छोड़ के जाता है तो पार्टियां टूटती भी हैं। शिवसेना के साथ बवाल में देखिए आप कि शिवसेना इवेंचुअली लॉस्ट हाफ इट्स पार्टी। तो क्या है, बहुत सारे फैक्टर को लेकर के आई थिंक यहां पे एक कॉम्प्रोमाइज की कोशिश की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की मिनिस्ट्रीज, रेलवेज, टेलीकॉम, टूरिज्म, जैसे कल्चर टूरिज्म है तो कल्चर बीजेपी रखेगी, ये बातचीत चल रही है। स्पीकर की पोस्ट बीजेपी नहीं देना चाहती है, क्योंकि अगर एलाइज ट्रबल बिल पास कराने में मदद होती है वो बात अलग है, लेकिन अगर एलाइज परेशानी करते हैं और तोड़फोड़ होती है तो स्पीकर का रोल जो है बहुत क्रिटिकल आता है। इसीलिए शायद जेडीयू और वो भी कोशिश करेगी कि उनको एक पोस्ट मिले, मगर इवेंचुअली मुझे नहीं लगता कि बीजेपी स्पीकर की पोस्ट और टॉप मिनिस्ट्रीज इन लोगों को देने वाली है। राहुल जी वन लास्ट क्वेश्चन जी, वन लास्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने पहले भी कुछ एपिसोड्स में बात की है फ्लोर मैनेजमेंट, अभी अलायंस मैनेजमेंट। आपको क्या लगता है बीजेपी में वो कौन से लीडर हैं जो इस बात का ख्याल रख सकते हैं, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रस्ट करेंगे? क्योंकि एक एक सांसदों वाली काफ़ी पार्टियां हैं, दो दो सांसदों वाली पार्टियां भी हैं, और 5 ये बड़ी पार्टियां, 4-5 तो हैं ही, जिसमें टीडीपी, जेडीयू, एकनाथ शिंदे गुट वाली, शिवसेना 3, एलजेपी चिराग पासवान 4, ये जो 4 या 5+ हैं, और उसके बाद जेडीएस के 2 हैं, आरएलडी के 2 हैं। देखिए, इसके लिए मैं एक कहूंगा कि अभी भी जब इस बातचीत शुरू हुई थी, चुनाव के रिजल्ट आए थे, तो वन ऑफ द फर्स्ट गो टू मैन फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो थे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह हैज एक्टेड एज अ गो बिटवीन शुरू में, और मैं कहूंगा कि राजनाथ सिंह का रोल इसमें रहेगा एज फार एज सम ऑफ द क्रिटिकल एलाइज आर कंसर्न। इसके अलावा पीयूष गोयल इज सेट टू हैव अ डिसेंट रिलेशनशिप विद चंद्रबाबू नायडू, उनसे बात की जा सकती है। लेकिन मैं कहूंगा कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जैसे आपने, राजीव ने कहा कि वो सीनियर हैं इन टर्म्स ऑफ चीफ मिनिस्टरशिप भी, तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप जो अगर आप देखें तो एनडीए की जो बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री के ठीक साथ में चंद्रबाबू नायडू की सीट लगाई गई थी। आई थिंक वो रिस्पेक्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कि कोalition का कोई सदस्य स्लाइटेड फील ना करे, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गो बिटवीन। क्योंकि अगर आप देखें तो पहली बातचीत भी रिजल्ट आने के बाद प्रधानमंत्री ने ही की थी, और ये क्रिटिकल होगा कि प्रधानमंत्री बात करें, क्योंकि अगर इंटरलोक्यूटर्स के जरिए बात की गई तो कहीं ना कहीं बीजेपी पुराने टाइम की तरह से इस मामले में खतरे में पड़ सकती है। थैंक यू राजदीप। इस सरकार के तौर तरीके कैसे रहेंगे, खासतौर पर अलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या आपको फौरी प्राथमिकताएं दिख रही हैं? योर लास्ट कमेंट। एक छोटी सी बात मैं ऐड करूं चंद्रबाबू नायडू और मोदी जी की पहले। आप ये जानिए, और एक किसी पुराने दोस्त ने जो मोदी जी को भी अच्छी तरह से जानते हैं और चंद्रबाबू जी से, मोदी जी चंद्रबाबू जी को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, एक अविश्वास है, और उसका एक कारण है। 2002 में चंद्रबाबू वॉज अमंग दोज हु वांटेड मोदी जी आउट उस समय, और मोदी जी भूलते नहीं हैं। तो आप ये जानिए, है साथ, लेकिन पूरी तरह से एक दूसरे का विश्वास उस लेवल का, विजुअल्स आ रहे हैं, वो विजुअल्स तो ठीक है, नहीं देखिए, जरूरत है, समय की जरूरत है। जैसे मैं कह रहा हूं चंद्रबाबू जी दोनों तरफ से दिख रही है, वो दोनों प्रैग्मेटिक पॉलिटिशियन है। जब आप इतने साल राजनीति में रहते हैं तो आप एक दूसरे के साथ उतार चढ़ाव में आप जानते हैं कब क्या करना है। अब दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मोदी जी को चंद्रबाबू जी की जरूरत है और चंद्रबाबू जी को मोदी की जरूरत है। चंद्रबाबू नीड्स आंध्र प्रदेश टू बी बिल्ट ओवर नेक्स्ट 5 years, मोदी जी नीड्स 5 years विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो दोनों को एक दूसरे, मैं इतना ही कह रहा हूं कि एक इतिहास है दोनों के बीच में, जैसे नीतीश कुमार के साथ भी है। आपने कहा कि यह सरकार कैसी चलेगी अब, राइट? ये आपका सवाल है, कैसी चलेगी, मंत्रिपरिषद का स्वरूप कैसा हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है एक मैं आखिरी में चीज कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए।
ये मैं सुन रहा हूं कि क्या मोदी जी मिली जुली सरकार चला पाएंगे। आजकल मीम चल रहा है, मिली पिक्चर थी, जूली पिक्चर थी, दोनों के मीम चल रहे, मिली जुली और सरकार। सरकार फिल्म के भी मीम। हाँ, और ये था कि ये मोदी जी केवल मेजॉरिटी गवर्नमेंट चला पाएंगे। अब देखिए, मैं मोदी जी को 34 सालों से जानता हूं। 1990 के दशक में, उस पूरे डेकेड में उनको जेन नेक्स्ट के सेकेंड रो में रखा जाता था। फर्स्ट रो में कौन थे? प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, एक जमाने में गोविंद आचार्य भी थे। ये कहा जाता था जब तक और जहां तक ऑर्गेनाइजेशन है, नेटवर्किंग है, उसमें प्रमोद महाजन सबसे नंबर 1 है, वाजपेयी जी के करीब माने जाते थे। सुषमा स्वराज के बारे में कहा जाता था बेस्ट वक्ता, मास लीडर बनेगी, सोनिया गांधी को टक्कर दे रही है, बड़े बड़े चुनाव लड़ रही हैं। तब कहा गया मोदी जी मास लीडर नहीं बन सकते। क्या हुआ एंड में? मोदी जी मास लीडर बन गए। 2001 में मोदी जी गांधीनगर से गांधीनगर जाते हैं मुख्यमंत्री। तब कहा जाता है यार मोदी जी जो है ना, वो तो आरएसएस के प्रचारक है, कभी जिंदगी में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, वो क्या कर पाएंगे, कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, वो तो पार्टी वहां टूट जाएगी, उनको 1-2 साल में वहां से हटना पड़ेगा। क्योंकि वाघेला और केशुभाई के बीच में जो लड़ाई हो रही थी उसमें मोदी जी ये लग रहा था क्या वो आगे बढ़ पाएंगे। क्या हुआ? 12 साल गुजरात में विदाउट अ प्रॉब्लम चल गए। फिर जब वो 2014 में दिल्ली आते हैं, पहले 2013 में प्रधानमंत्री के लिए दावेदार और फिर 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं, तब क्या होता है नैरेटिव? यार ये मोदी जी जो है वो गांधीनगर तक सीमित है, दिल्ली की राजनीति अलग होती है, वहां उनको वो राजनीति नहीं चला पाएंगे। क्या हुआ? 10 साल हुए, अब वो जवाहरलाल नेहरू की तरह तीसरी बार प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री, जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स उनके हो गए। फिर बीच में कहा गया मोदी जी जो है ना, डोमेस्टिक इश्यूज ठीक है लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स कैसे दुनिया भर में जा पाएंगे। क्या हुआ? मोदी जी हैज बीन प्रोजेक्टेड एटलीस्ट एज अ ग्लोबल लीडर। देखिए, जब आप इतने साल राजनीति में रहते हैं, आप जानते हैं कौन सा बटन कब प्रेस करना है। मोदी जी में 2 मोदी जी हैं, एक ही व्यक्ति में। एक जो इंस्टिंक्टिवली एक डोमिनेटिंग फिगर है, सबको मुझे डोमिनेट, मेरा ही फोटो चलेगा और किसी का नहीं। हर फोटो में हिमांशु हंस रहे लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन दूसरी तरफ वो प्रैग्मेटिक है, नहीं वो प्रैग्मेटिक है, प्रैग्मेटिक आदमी है जो जानते हैं कब क्या करना है। अगर आज उनको चंद्रबाबू नायडू के साथ बगल में बैठना पड़ रहा है, उनके साथ उस फोटो ऑप में तीनों रहेंगे, जो 3 N's की बात हो रही है, नीतीश, नरेंद्र और नायडू, वो तैयार है उसके लिए। देखिए, जब आप राजनीति, जैसे मैंने कहा ना, राजनीति में इतने साल आते हैं, एडजस्टमेंट हो जाती है। आई सी मिस्टर मोदी एडजस्टिंग एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 to 8 months। फिर वो अगर हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, इन तीनों में से 2 चुनाव भी जीत जाते हैं या तीनों जीत जाते हैं, देन यू विल सी गुजरात का शेर विल बी बैक। अभी जो है ना, शेर हैज डिसाइडेड कि थोड़ा बहुत इस जंगल में, इस पॉलिटिकल जंगल में, फिर से हिमांशु मेरे दोस्त स्माइल कर रहे हैं, इस जंगल में सबको साथ लेकर काम करना पड़ेगा। वो करेंगे जो भी करना पड़े अपनी राजनीति, अपने पॉलिटिकल करियर को आगे करने के लिए मोदी जी करते हैं। आई कॉल इट गुजराती प्रैग्मेटिज्म। गुजरातीज आर वेरी प्रैग्मेटिक। अच्छा राजदीप, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंडर एस्टिमेट कर रहा है? क्योंकि ऑल सेड एंड डन किया है नहीं सर, ऑल सेड एंड डन पर 240 सीटें हैं, सबसे बड़ी पार्टी है और एनडीए अलायंस में ही गया था चुनाव में और अलायंस ने बहुमत तो हासिल किया। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतने सालों में मैंने देखा है। 2012 में मुझे याद क्या है, 2000 राजदीप के ही सवाल है, राजदीप के ही नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। आप एडिटोरियल कमेंट्स पढ़िए पिछले 30 सालों में। मुझे अभी भी याद है, मैं दिल्ली के किसी एक फंक्शन में था 2012 में। मोदी जी गुजरात का चुनाव जीते थे और उन्होंने हिंदी में भाषण दे दिया, एज अ विक्ट्री स्पीच, जो उन्होंने गांधीनगर में दिया। तो मैं किसी ने कहा, आई टोल्ड अ पर्सन, देखिए मोदी जी तैयार हो रहे हैं दिल्ली आने के लिए। वो व्यक्ति बड़ा मैं उसका नाम ले लूंगा, फिल्म जगत से भी जुड़े हुए हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। वो मुझे कहते, मोदी जी दिल्ली, अरे दिल्ली में नहीं चलेगा, इट्स अ वेरी डिफरेंट पॉलिटिक्स। क्या हुआ? मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये सच्चाई है। आपने देखा होगा पिछले 30 सालों में कितनी बार हमने कहा मोदी जी विल नॉट बी एबल टू। टीएमसी में है,
हाँ नहीं वो व्यक्ति नहीं, नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा की बात नहीं, नहीं ये शत्रुघ्न सिन्हा की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आप गलत मत करिए, आप ऐसी बात मत करिए, आप हंसते अरे रहते। इनका ब्लाइंड गेस था। नहीं प्रॉब्लम क्या है, ये ब्लाइंड गेस करेंगे फिर ये जो है कोई इसी जितना मैंने कहा है उसको कोई नहीं आज आपने मोदी जी ने बहुत अच्छा कहा है, वो क्लिप पे भी घूमेंगी आप। क्लिपों की ये चिंता मत सच्चाई करिए। है। क्लिपों की चिंता मत करिए, अपना विश्लेषण करिए। क्लोजिंग रिमार्क हिमांशु। देखिए बिल्कुल आप सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। सवाल मेरा ये है, सरकार का स्वरूप कैसा होगा? पिछली बार जब एग्जिट पोल के आधार बात हो रही थी, कहा जा रहा था कई टेक्नोक्रेट आएंगे, कई लेटरल एंट्रीज होंगी, क्या वो कंटिन्यू रहेगा? स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? और राजनाथ सिंह का अब कद कैसे नजर आएगा? मतलब पिछली बार डिफेंस मिनिस्टर थे 5 साल, वो जरा बताइए। अमित शाह क्या फिर से होम मिनिस्टर बनेंगे, या अमित शाह वापस से पार्टी संगठन को दुरुस्त करने के लिए अध्यक्ष बन सकते हैं? पार्टी को एक नया अध्यक्ष भी चाहिए होगा जेपी नड्डा के बाद। जरा इन सब सवालों पे रोशनी डालिए। जस्ट बिफोर यू गो टू हिमांशु, मैं ऐड कर लूं कुमारस्वामी। मैं उनको कैंपेन पे मैंने उनका इंटरव्यू किया था, बाद में हम बात कर रहे थे। उनको कहा गया है कि अगर आप जीतेंगे, हम अच्छी तरह से जीतेंगे, आपको मंत्री बनाया जाएगा। तो ये जो सवाल आप हिमांशु से पूछ रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, अब तो इन सबको अकोमोडेट करना पड़ेगा ना। इसीलिए आपके इतने अलायंस है तो बिल्कुल स्वरूप बदल गया उस तरह से। देखिए बिल्कुल इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि थोड़ा सा स्वरूप जरूर सरकार का बदलेगा सौरभ। उसका कारण ये है कि आपको अपने अलायंस पार्टनर्स को ज़्यादा एकोमोडेट करना पड़ रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, इस सरकार का जो स्वरूप होगा वो उसमें एक बड़ा चेंज नज़र आएगा। इस बार आपको राज्यसभा के कम जो हैं सांसद जो हैं मंत्री बनते हुए दिखाई देंगे। अगर कोई दिखाई देंगे तो लोकसभा से ज़्यादा मंत्री दिखाई देंगे। 3 तो मुझे तुरंत ही ध्यान आ रहे हैं, एस जयशंकर, निर्मला सीतारामन और अश्विनी वैष्णव जी। नहीं, तीनों राज्यसभा में। पिछली बार अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग थे, हरदीप पुरी या तमाम लोग। अश्विनी हरदीप पुरी को आप ड्रॉप करवा रहे हैं, मनसुख मंडाविया आ गए लोकसभा से। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग जो हैं आपको लोकसभा के ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। दूसरा, क्योंकि अब आपको ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट करना है तो आपकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें कम संख्या अनुपात में नजर आएगी। बाकी क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिछले टर्म में रक्षा मंत्री थे, और जो बात राहुल कह रहे थे मैं उस बात से एग्री करता हूं कि राजनाथ सिंह का कद बड़ा होगा। और आप देखिए जब भी इस तरीके के कोई बड़े सरकार पर गठबंधन को लेकर बातचीत का क्रम होता है तो राजनाथ सिंह ही इनिशिएट करते हैं। राजनाथ सिंह ही जो है सभी पार्टियों से बात करते हैं, और गृह मंत्री अमित शाह। तो मुझे लगता है राजनाथ सिंह का कद इस बार भी बढ़ेगा, और राजनाथ सिंह ने ही चुनाव नतीजों के बाद जो है सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू से या नीतीश कुमार से या अन्य सहयोगी दलों से बात की है। अब एक चीज, उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मुझे इस चीज का लगता नहीं अभी नहीं, 6 महीने बाद। अब देखिए राजदीप, अगर आप ऐसे सवाल करेंगे सर, देखिए आप 6 महीने बाद, देखिए आप तीनों लोग अनुभवी हैं, आप और राहुल जी मुझे लगता है, वाले में चल रहे हैं, मुझे लगता है हिमांशु जी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का कोई भी सिग्नल देंगे जिसमें उप प्रधानमंत्री जैसा कुछ। 6 महीने बाद, सर 6 महीने बाद ऐसा क्या हो जाएगा? एक्चुअल क्या है, राजदीप का एक कहना यह है कि 2002 में जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी आए और उन्होंने ये आगे रख दिया कि या तो आप अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रपति भवन जाएं, अगर नहीं जाएंगे तो मुझे उप प्रधानमंत्री बनाया जाए, यही था। ये बात 70 के दशक में है, वो सक्सेसर थोड़ी हो सकता है। मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल, नहीं हो सकते, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ठीक है। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक काम करने का सिस्टम है और राजनाथ सिंह बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो नहीं चाहेंगे कि कोई इस तरीके की चीज आए जिससे पार्टी के अंदर या एक गलत संदेश चला जाए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कौन बन सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा क्रूशल पोस्ट होने वाला। खुद ही फिगर आउट कर रहा है, अभी 1.5 दिन में पता चल जाएगा। आप तो नहीं बन रहे ना सर। अरे इसे देख, टुडे ही हैज worn this very colorful डोंट चेंज द टॉपिक। इतनी गंभीर हो, 1.5 दिन में पता चल जाएगा। शनिवार को नेता नगरी आएगा, रविवार की शाम को मंत्री परिषद पता चल जाएगी। जी देखिए बिल्कुल मंत्री परिषद भी पता चल जाएगा, और ओथ कब होनी है सांसदों की, क्योंकि एक छोटा सत्र जो है होना है 7 दिन से 10 दिन के लिए, क्योंकि उसमें ओथ भी होनी है और राष्ट्रपति का उद्घोषण अभिभाषण भी होना होगा, क्योंकि नई लोकसभा 18वीं बनेगी और उसमें मुझे लगता है बजट भी इसी में पास होगा। लेकिन राजदीप का कहना है कि वो मॉनसून सेशन में होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, जो बात राजदीप कह रहे हैं ना, पॉलिटिशियन वही होता है जो समय अनुसार अपने आप को ढाल ले, बिल्कुल, और उसी हिसाब से ढालकर उसके हिसाब से काम करे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को भली भांति जानते हैं, क्योंकि उनका
एक प्रचारक के तौर पर, प्रचारक की क्या जीवन होती है संघ की, ये राजदीप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सौरभ आप भी जानते हैं, और एक पार्टी के संगठन में कैसे काम करते हैं ये उन्होंने देखा है। एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे जी। तो राजनीति में कैसे काम किया जाता है, बिल्कुल, ये अमित शाह गृह मंत्री रहेंगे। अरे सर रोक दीजिए स्पेकुलेशन, ये बहुत बड़ा रात के important है। 1:06 हो रहे हैं, अभी इन लड़कों को रात भर बैठ के एडिट करना होगा। आपने इतनी चर्चा की अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, मैं ये पूछ रहा हूं अमित शाह गृह मंत्री रहेंगे या नहीं? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेषाधिकार है। राजदीप मुझे लगता है ये प्रोवोगेटिव किसको कौन सा विभाग देना है, ये प्रोवोगेटिव प्रधानमंत्री के पास है और आपकी उत्सुकता का देवियों और सज्जनों, आप 3 वरिष्ठ पत्रकारों को सुन रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जिसमें कुछ नए पत्रकार विस्तार से इंडिया अलायंस, राहुल गांधी किस तरह की जिम्मेदारियां उठाएंगे और दक्षिण में क्या बजेस मैंडेट को लेके इस पर चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं अगले सत्र की तरफ। आप तीनों विद्वान मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे, जैसा मैंने क्लोजिंग करते हुए कहा पिछले सत्र की, उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जो इस सरकार की सेहत या इस सरकार की मुखालफत को लेकर केंद्र में रहने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के मुखिया, 12 सांसद, आंध्र प्रदेश के कहा जा रहा है मुख्यमंत्री होने वाले, क्योंकि स्पष्ट और बल्कि प्रचंड जनादेश मिला है उन्हें, चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी के मुखिया, 14 सांसद उनके, और 99 सांसदों वाली कांग्रेस पार्टी के केंद्र में राहुल गांधी। इनको लेकर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 वरिष्ठ पत्रकार, आदेश रावल जो कांग्रेस की बीट कवर करते हैं, टीएस सुधीर जो दक्षिण भारतीय मामलों पर नज़र रखते हैं, और संतोष सिंह जो बिहार से आते हैं और इंडियन एक्सप्रेस अखबार के साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए इन तीनों से बातचीत शुरू करते हैं। आदेश, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई, सटीक अनुमान। आपने, मैं एक टीवी चैनल की क्लिप देख रहा था, आपने कहा कि 250 सीटें आएंगी बीजेपी को, और फिर परिणाम आने के कुछ दिन पहले आपने उसको रिवाइज भी कर दिया और कहा कि 240 के लगभग सीटें आएंगी, और आपका ये अनुमान बिल्कुल सटीक रहा। लेकिन आज हम बीजेपी के बजाय आपसे कांग्रेस को लेकर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो कांग्रेस की टैली बढ़ी और 10 साल के बाद प्रतिपक्ष नेता, विपक्ष का पद उनके पास आया, अंदर खाने पार्टी में राहुल गांधी के अलावा और किसको किसको इस बात का श्रेय दिया जा रहा है? आदेश सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, ललन टॉप का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस बात को एक्नॉलेज किया। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि ललन टॉप ने मुझे सबसे पहले वो प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का, लोगों तक पहुंचने का, और उसका मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। और बात कांग्रेस पार्टी की, देखिए आपने एक चीज देखी होगी, जब रिजल्ट आया जिस दिन, तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब ने साइन दिखाया विक्ट्री का, जबकि सीट 99 आई। एक अजीब तरह की खुशी है कांग्रेस पार्टी के भीतर। वो खुशी इस बात की नहीं है कि वो 10 साल के बाद उनका स्टेटस बढ़ गया है संसद के भीतर। वो खुशी इस बात की है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी का बहुमत रोक दिया, और इसी बात को लेके पार्टी के अंदर लगातार वो संघर्ष चल रहा था। देखिए, एक चुनाव के परिणामों से पहले एक बात मैं बार बार बोलता था कि जो राहुल गांधी बार बार अपने हाथ में संविधान की कॉपी दिखाते हैं, उनको इस बात का फीडबैक था कि इस बार देश का दलित वोट कांग्रेस की तरफ आने वाला है। तो मैं बार बार कहता था कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि उसमें एक शंका थी मेरे मन में कि अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि मेरे मन में शंका ये थी कि क्या उत्तर प्रदेश का दलित वोट बैंक अखिलेश यादव के पास चला जाएगा। लेकिन उसका जब कांग्रेस पार्टी ने उसका एनालिसिस, दलित, यादव और मुसलमान वोट इकट्ठा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा रोल राहुल गांधी के उस मुद्दे का है जिसमें उन्होंने संविधान की बात करी। तो ये एक चमत्कार की उम्मीद थी। एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इन लोगों को है कि हिमाचल प्रदेश में 1 सीट आनी चाहिए थी, उत्तराखंड में 1 सीट आनी चाहिए थी, दिल्ली में 1 सीट की उम्मीद थी, छत्तीसगढ़ में 2 से 3 सीट की उम्मीद थी, मध्य प्रदेश में 2 से 3 सीट की उम्मीद थी। इन राज्यों ने इनको डिसअपॉइंट किया है, लेकिन टैली फिर भी वहीं पहुंच गई जहां इनका अनुमान था। दरअसल कांग्रेस पार्टी के 3 आंकड़े थे। जो सबसे कम आंकड़ा था वो था 83 सीट्स का, दूसरा था 103 सीट्स का, और जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होनी थी अगर इन सब राज्यों में भी कुछ सीटें आ जाती तो वो था 118 सीट का। लेकिन जो बीच का आंकड़ा था उस पे कांग्रेस पार्टी टिकी, 99 सीट लेके आई।
तो मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी ने शुरुआत में कोशिश की थी, जिस दिन नंबर आया, कि हमें कुछ भी करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना है। और मुझे लगता है कि आजकल जैसी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ चुनाव से पहले भी जो उन्होंने यात्रा निकाली अपनी, भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उनके जीवन का मुझे लगता है एक ही लक्ष्य रह गया। अब वो सोचते हैं कि मुझे कुछ भी करके नरेंद्र मोदी को पीएम पद से हटाना है। तो जब फर्स्ट डे रिजल्ट आया तो उस दिन उन्होंने कोशिश की, और कुछ लोग ऐसा नहीं बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन दो ऐसे महत्वपूर्ण लाई हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमें छोड़ देना चाहिए जी। पहले नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू आपस में जाएं, सरकार में शामिल हों। और विपक्ष को ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को इस बात की आदत नहीं है कि वो सबको साथ लेकर चल सके, तो ये खुद से ही आपके पास लौट के वापस आएंगे। ओके। इसीलिए इस बात का फैसला किया गया कि अब इंडिया गठबंधन जो है वो सरकार बनाने का प्रयास नहीं करेगा। आदेश, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, पर जी, क्या शरद पवार या इंडिया अलायंस के किसी नेता ने नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की थी? नहीं, वो जो जानकारी जो है वो जो अवेलेबल है वो गलत है। शरद पवार ने नहीं की थी। किसने की थी? उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। उसके लिए चंद्रबाबू नायडू के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी कांग्रेस पार्टी के पास है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी के काफी अच्छे रिश्ते हैं नायडू साहब के साथ में, और जब तेलंगाना में सरकार बन रही थी तो चंद्रबाबू नायडू ने उनकी मदद भी करी थी इस चुनाव में। तो उसके लिए उनके पास उसके एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके उससे बहुत गहरे रिश्ते हैं, और उन्हीं को ये असाइनमेंट दिया गया था। और रही बात नीतीश बाबू की, तो मुझे लगता है कि उनके लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है राहुल गांधी को। लेकिन फिर भी मेरे पास ये जानकारी है कि जब नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव एक फ्लाइट में आए और उन्होंने ऊपर अपनी सीटें बदली, वो पास जाके बैठे, तो अंदर खाने की ये खबर है कि उन्होंने कोई संदेश दिया है फ्लाइट में नीतीश बाबू को। ओके। दूसरी मेरी क्वेरी ये है कि जिन राज्यों में कांग्रेस ने अच्छी परफॉर्मेंस की है और जिन राज्यों में सरकार होते हुए नहीं की है, वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के नेताओं की सेहत पे क्या असर पड़ेगा? फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, नेतृत्व का संकट वहाँ पर पिछले कई महीनों में देखा गया। सुक्खू के खिलाफ नाराजगी, विधायकों का जाना, हालांकि फिलहाल सरकार सर्वाइव कर गई क्योंकि 6 में से 4 में विधायकों के इस्तीफे के बाद जो उपचुनाव हुए वहाँ पे कांग्रेस जीती है। लेकिन टसल जो है मुकेश अग्निहोत्री वर्सेस सुखविंदर सुक्खू वर्सेस विक्रमादित्य सिंह, ये जारी है, और वहाँ पे अब सब की सब सीटें कांग्रेस हार गई है। क्या इसका कोई असर पड़ेगा मुख्यमंत्री के स्थायित्व पर? नहीं सौरभ जी, वहाँ पे ना सिर्फ एक सीट की उम्मीद थी, वो थी मंडी सीट, और इसीलिए विक्रमादित्य सिंह को वहाँ से टिकट दिया गया था, क्योंकि वो वीरभद्र सिंह फैमिली की पुश्तैनी सीट है और उनका वहाँ पे काफ़ी लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। और जब संकट आया था सुक्खू सरकार के ऊपर, तो उसमें महत्वपूर्ण रोल 2 लोगों का था, एक आनंद शर्मा का और एक विक्रमादित्य सिंह का। मुकेश अग्निहोत्री वर्सेस सुक्खू नहीं है। देखिए अब प्रियंका गांधी ने क्या किया, प्रियंका गांधी ने इन दोनों ही लोगों को टिकट दे दी, आनंद शर्मा को टिकट दे दी और विक्रमादित्य सिंह को टिकट दे दी। अब उधर वो 4 लोग हार गए। ये मुझे लगता है कि ये किस्मत अच्छी है सुक्खू साहब की, उनकी कुंडली काम कर रही है, और इधर ये दोनों भी हार गए। तो मुझे लगता नहीं इसका कोई असर सरकार के ऊपर आएगा, क्योंकि जिस वक्त इतना भारी विरोध था कि आपने अपने 3 पर्यवेक्षक भेजे और विक्रमादित्य सिंह मानने के लिए राजी नहीं थे, पंचकूला के होटल में आपके विधायक बैठे हुए थे, जब तब चेंज नहीं हुआ। बेसिकली क्या है ना, कांग्रेस हाईकमांड इस बात को जानता है कि अगर हमने विधायकों के प्रेशर में एक जगह सीएम चेंज कर दिया तो ये परिपाटी बन जाएगी, हर राज्य में हमें यही करना पड़ेगा, क्योंकि संतुष्ट विधायकों की संख्या बड़ी कम होती है, वो अक्सर नाराज रहते हैं मुख्यमंत्री से। तो इसीलिए फैसला लिया गया था, और इसीलिए प्रियंका गांधी ने इसको बड़े तरीके से हैंडल किया, और वो 2 लोग जो भारी नाराज थे उनको टिकट दे दी, और वो दोनों बाय चांस चुनाव हार गए, और 4 विधायक जो बीजेपी गए थे वो भी चुनाव हार गए। तो मुझे लगता है सुक्खू साहब की जो सरकार है वो फिलहाल सुरक्षित है, इसका कोई असर, इन परिणामों का कोई असर उसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। कर्नाटक में क्या होगा? स्मूथ ट्रांजिशन होगा सिद्धारमैया टू डीके शिव कुमार? उनके भाई खुद बेंगलुरु रूरल से बुरी तरह देवेगौड़ा के परिवार से चुनाव हार गए हैं।
सीटों की बात करें तो कर्नाटक में 28 सीटें थीं और कांग्रेस सत्ता में होने के बावजूद 8 सीटें इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली जीतने में कामयाब हुई है। से 12 सीटों का अनुमान था जो वहां के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लीडरशिप को दिया था कि हम 10 मिनिमम और 12 मैक्सिमम सीट लेके आएंगे, लेकिन उसमें 8 सीट वहाँ कांग्रेस पार्टी जीत, मेरे हिसाब से 9 सीट आई हैं, 9 सीट जीतने में कामयाब रही है। तो इसका भी कोई असर स्टेट गवर्नमेंट पड़ने वाला नहीं है। और रही बात सिद्धरामैया वर्सेस डीके की, राहुल गांधी के पसंदीदा नेता हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री, वो उनको बहुत पसंद करते हैं, वो जनता के नेता हैं, बहुत पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं और इसीलिए उनको बनाया गया था। और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कभी अभी हाल के दिनों में कोई ऐसा प्रस्ताव लीडरशिप के पास है या कोई चर्चा ऐसी हो रही है कि जिसमें ये कहा जाए कि कर्नाटका में सीएम चेंज करना है। तो इन नतीजों का कोई असर वहां भी पड़ने वाला नहीं। ओके, 2 और राज्यों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, हरियाणा और राजस्थान। सबसे पहले हरियाणा, क्या अब ये लगभग तय है कि भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा या भूपेंद्र हुड्डा प्लस कुमारी शैलजा सामूहिक नेतृत्व होगा और चुनाव के बाद सीएम पे दावेदारी तय होगी यदि कांग्रेस को सत्ता मिलती है? और क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हरियाणा में कंटिन्यू रहेगा? नहीं, पहले मैं अलायंस की बात कर लेता हूं कि ये अलायंस जो है सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था। चाहे दिल्ली का चुनाव जो अगले साल होना है या अभी हरियाणा का होना, उसमें कोई अलायंस नहीं होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि विधानसभा में अलायंस नहीं होगा। और रही बात की सामूहिक चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, जो हाल के दिनों में मैंने गतिविधियां देखी है ना हरियाणा के बारे में सौरभ जी, वो ये है कि भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा में 9 सीट थी, 1 चली गई थी आम आदमी पार्टी को, 1 सीट चली गई कुमारी शैलजा को और बाकी 8 सीटें भूपेंद्र हुड्डा ने और उनके सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी मर्जी से बांटी है। तो जब आप 9 में से 8 सीटें अपने हिसाब से बांट रहे हो और उसमें से 5 सीट आप जीत के आ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये सामूहिक लीडरशिप में इलेक्शन होगा। लगभग क्लियर है। मैं इसको ना ऐसे बोल देता हूँ बिल्कुल हरियाणवी स्टाइल में। आप ये मान लीजिए कि जो हरियाणा कांग्रेस की जमीन है ना, उसको हुड्डा साहब ठेके पे ले आए। अब वो उसमें गेहूं बोए, वो उसमें जवार बोए, वो उसमें धान लगाएं या उसको खाली छोड़ दें। ठीक है। और राजस्थान में फिलहाल ये स्थिति है हरियाणा कांग्रेस की, क्योंकि सब कुछ दिख रहा है आपको। जी भाई, जो वहां के अध्यक्ष हैं वो आपके कहने पे बने, आप खूब नेता हैं विधायक दल के, 9 में से 8 सीट आप लोकसभा की टिकट ले आए, उनमें से 5 आपने जिता दिए। 9 में से 8 जगह आप नामांकन करने गए, लेकिन आप कुमारी शैलजा के यहाँ नहीं गए। आप उनसे कहो कि हमने बुलाया नहीं, वो कहेंगे हमने बुलाया नहीं, मुझे नहीं बुलाया। तो वो सब कुछ दिख रहा है। देखिए, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय महासचिव हैं। लीडरशिप ने भी क्या किया ना, चीजों को बांट दी है कि ये आप हमारे महत्वपूर्ण नेता हो, इसीलिए आप दोनों राष्ट्रीय महासचिव हो, वर्किंग कमेटी के सदस्य हो, आप इन राज्यों के इंचार्ज हो। लेकिन हरियाणा हमने फिलहाल उनको सौंप दिया है। और वैसे भी हरियाणा जीतने के लिए उनको जाट और दलित दोनों वोट चाहिए, बाकी नतीजे आने के बाद वो तय करते रहे। नहीं, क्या होता था सौरभ जी कि दलितों में एक स्पेसिफिक कैटेगरी, मतलब उस समुदाय के पूरे के वोट नहीं मिलते थे। इस बार पूरे समुदाय ने वोट किया है, दलित ने। और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो जाट और दलित है। वो इस बार दिख भी रहा है साफ साफ। इससे पहले आदमपुर का बाई इलेक्शन हुआ था, वहां भी कुलदीप बिश्नोई के बेटे के सामने, जो अभी हिसार से जीत के आए जयप्रकाश, इनको टिकट दिया था। वहां भी जब वो डाटा मैंने देखा था, उसमें भी सिर्फ दलित और जाटों का वोट था। तो मैंने एक दिन पूछा था हुड्डा साहब से, जूनियर हुड्डा साहब से, दीपेंद्र हुड्डा जी से, मैंने कहा ये आपके पास 2 ही वोट है? तो बोला हमें 2 ही काफी है। तो बाकी कम्युनिटी का कोई नेता मुझे नजर नहीं आता कांग्रेस पार्टी में, जाटों के अलावा और दलितों के अलावा। कुमारी शैलजा, सुरजेवाला, किरण चौधरी, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान जी। राजस्थान में क्या अब फाइनली सचिन पायलट को एक स्ट्रांग होल्डिंग मिलेगी इस नतीजे के बाद? वहां पे भी इस बार कमाल हुआ है। कमाल या डोटासरा का भी पक्ष मजबूत हो गया है, एक नया दावेदार आ गया है? नहीं, जाहिर तौर पर डोटासरा जाट कम्युनिटी से आते हैं और जाटों ने जोली भर के वोट किया कांग्रेस पार्टी को, विधानसभा चुनाव में भी और अब लोकसभा चुनाव में भी। अब अगर आप जितनी सीटें जीत के आए हैं, अगर उनका आप जाति का समीकरण देखेंगे तो ये सारे जाट बहुल इलाके हैं। तो डोटासरा साहब अध्यक्ष हैं,
तो ये बात सही है कि उसमें ज्यादातर कैंडिडेट सचिन पायलट के हैं, जो 8 या 9 हैं, इनमें से मुझे लगता है कि कम से कम 5-6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सचिन पायलट के जिनको टिकट दिलवाई थी। लेकिन गहलोत साहब एक सीट तक सीमित रहे अपने बेटे की जालौर में, और वो सीट भी वैभव गहलोत हार गए। तो जाहिर है कि उनका लीडरशिप पे फर्क पड़ेगा। लेकिन डोटासरा और सचिन का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वो कंपैरिजन हो नहीं पाता। डोटासरा अपने क्षेत्र के नेता है, वो पैन राजस्थान नेता नहीं है। सचिन पायलट का जिस हिसाब से इस चुनाव में पार्टी ने इस्तेमाल किया है कि गांधी परिवार के बाद जो सबसे ज्यादा डिमांड थी वो सचिन पायलट की थी, और एक स्पेशल हेलीकॉप्टर और एक स्पेशल प्लेन उन्हें दिया हुआ था। तो केरला में, आंध्रा में, तेलंगाना में, पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, उत्तराखंड में सचिन ने हर जगह, उत्तर प्रदेश में सचिन ने हर जगह मीटिंग करी। तो जब फेस की बात आएगी तो मुझे लगता है कि आखिर में सचिन बाजी मार जाएंगे राजस्थान में, अगर हम कंपैरिजन डोटासरा साहब से कर रहे हैं तो। 2 सवाल राष्ट्रीय स्तर पर, मल्लिकार्जुन खड़गे का टेन्योर कंटिन्यू रहेगा या अभी उनको कुछ और जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है? देखिए, उनके पास 2 जिम्मेदारी हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। एक वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दूसरा वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है। हाँ, जी। और मुझे लगता है कि ये दोनों ही जिम्मेदारियां फिलहाल कंटिन्यू रहेंगी, इनमें कोई बदलाव तुरंत नहीं आने वाला है। क्योंकि एक तो 52 सीटों से खड़गे साहब की लीडरशिप में आप 99 सीट्स पे आ गए, एक तो अपने आप में ये अचीवमेंट है। दूसरा, देश में कांग्रेस पार्टी को दलित वोट झोली भर के दिया है, वो अपने आप में अचीवमेंट है। तो इनको आप फिलहाल नहीं हटा सकते। ठीक है, ऐसा मुझे नजर नहीं आता दूर तक। लोकसभा में नेता का पद किसके पास जाएगा, राहुल गांधी या फिर से कोई सरप्राइज है? देखिए, जिस हिसाब से मैं राहुल गांधी की राजनीति को देख रहा हूं, उन्हें बैक सीट ड्राइव करने में मजा आने लगा है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें ज्यादा संभावना गौरव गोगोई की है। वो अच्छी हिंदी बोलते हैं। देखिए, मनीष तिवारी इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि वो पसंदीदा नहीं है फैमिली के। केसी वेणुगोपाल इसलिए नहीं बन सकते, हालांकि वो लोकसभा में आ गए हैं, क्योंकि वो भी साउथ से हैं और राज्यसभा के नेता भी साउथ से हैं, अध्यक्ष भी साउथ से हैं, तो सब कुछ वहां नहीं दे सकते। और राहुल, क्योंकि वेणुगोपाल संगठन महासचिव हैं, तो उनको वो पद छोड़ना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन पार्लियामेंट को बैलेंस करने के लिए वो वेणुगोपाल भी उसमें फिट नहीं बैठते, और दीपेंद्र हुड्डा बैठते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास स्टेट की जिम्मेदारी है तो उनको भी ये पद नहीं दे सकते। कुमारी शैलजा है, लेकिन कुमारी शैलजा क्योंकि दलित हैं और दलित कांग्रेस अध्यक्ष हैं, तो वो भी उसमें फिट नहीं बैठती। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट को साधने के लिए और असम को देखते हुए मेरे पास कोई खबर नहीं है इस वक्त। मैं सिर्फ अपनी जानकारी के हिसाब से आपको बता रहा हूं, आपके दर्शकों को, कि गौरव गोगोई मुझे फ्रंट रनर लगते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री मोदी को संसद के भीतर, जब कांग्रेस पार्टी कमजोर थी पिछले टेन्योर में, पिछले रिजीम में, कई बार उन्होंने सवाल खड़े किए हैं जो राहुल गांधी को अच्छा लगता है। क्योंकि राहुल गांधी इस बात को मानते हैं कि हमारे नेता मोदी से सवाल पूछते हुए डरते हैं, और खासतौर पर कॉर्पोरेट हाउसेस से। तो गौरव गोगोई उसमें अभी तक खरे उतरते आए हैं और वो तीसरी बार जीत के भी आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो फ्रंट रनर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सरप्राइज मिलते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। जी, आखिरी सवाल, अमेठी की जीत का श्रेय किसे मिल रहा है? प्रियंका गांधी को, अविनाश पांडे को, अशोक गहलोत को? क्योंकि सरप्राइज तो वहां से भी आया खूब। मैं आपको थोड़ा पहले ले चलता हूं, ये कहानी बतानी बहुत जरूरी है आपके दर्शकों के लिए। संसद में ना एक कोई बहस चल रही थी, कोई मुद्दा था जिसमें स्मृति ईरानी ने खड़े होकर कहा कि सोनिया गांधी जवाब दो सोनिया बोलती क्यों नहीं हो, जवाब दो। कुछ ऐसा वीडियो भी है, मैंने वो खुद भी सुना था। उस भाषण से एक उम्र दराज महिला को, जो बीमार है, यूपीए की अध्यक्ष रही हैं, एक पार्टी की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, काफी आहत हुआ था परिवार को, खासतौर पर उनके दोनों बच्चे। तो उस बात को जहन में रखते हुए ये फैसला लिया गया था। जिस दिन ये रिलीज आई कि किशोरीलाल शर्मा वहां से लड़ेंगे अमेठी से, तो सबने ये लिखा, और मैंने खुद पढ़ा था कि लोगों ने ट्वीट भी किए, टीवी पे चला कि राहुल गांधी अमेठी से भाग गए। मैंने उस दिन भी लिखा था कि राहुल गांधी भागे नहीं, बेसिकली ये परिवार की स्ट्रैटेजी है। इसमें इन्होंने क्या किया कि
प्रियंका गांधी ने ये कहा कि मैं चाहती हूं कि अपने सबसे छोटे कार्यकर्ता को वहां से टिकट दूं और वो चुनाव मैं लड़ूंगी। इसीलिए प्रियंका गांधी ने 13 दिन अमेठी में वो रही, पूरी स्ट्रैटेजी उनकी थी और एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, ना जीतने से पहले और ना जीतने के बाद, कि उन्होंने अपनी जुबान से स्मृति ईरानी का नाम तक नहीं लिया। इसके पीछे की एक और कहानी है। मुझे याद है उनसे एक बार पूछा कि प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की, आप क्या कहना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि कौन प्रवीण तोगड़िया, मैं तो नहीं जानती। ऐसा ही इस बार भी किया है। जीतने के बाद जब से किशोरी लाल शर्मा जीते हैं, प्रियंका गांधी ने स्मृति ईरानी को लेके कुछ नहीं कहा। इवन गांधी फैमिली ने कुछ नहीं कहा, ना कोई ट्वीट किया, ना कोई बयान दिया और ना ही चुनाव के दौरान किया ऐसा। तो ये कहानी ना वहां से शुरू होती है, संसद के उस जो बहस उसके अंदर हुई थी और उसमें उस बात से ये लोग बहुत आहत हुए थे कि इतनी सीनियर नेता को लेके ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तो अमेठी की जीत का श्रेय जो है अमेठी का भी और रायबरेली का भी, वो प्रियंका गांधी को जाता है। थैंक यू। आप आदेश रावल को सुन रहे थे कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर। अब रुख करते हैं हम टी.एस. सुधीर जी का। नए सिरे से दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू की पॉलिटिक्स को पढ़ा जा रहा है। वो जो पहला चुनाव लड़े थे 70 के दशक के उत्तरार्ध में, कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने, मंत्री बने और तब से लेके अब तक की कहानी, नए सिरे से उत्सुकताएं पैदा हो रही हैं। वो भाषण भी निकाले जा रहे हैं जब चंद्रबाबू नायडू एनडीए से बाहर गए, नरेंद्र मोदी से खफा रहे, सारी बयानबाजियां हुई। इस वक्त हैदराबाद का या भविष्य में अमरावती का तापमान कैसा रहने वाला है और किस तरह की अटकलें लग रही हैं आंध्र प्रदेश की राजनीति में? वो रहेंगे, नहीं रहेंगे, कब तक रहेंगे, क्या क्या शर्तें रखी जा रही हैं, क्या क्या पोर्टफोलियो मांगे जा रहे हैं टीडीपी की तरफ से एनडीए के लिए? चंद्रबाबू नायडू को हमने हमेशा एक आईटी नेता के रूप में देखा है। तो पिछले 5 साल में हमने देखा कि उनका जो चार्जर था वो बिल्कुल वहां से डिस्चार्ज हो गया था, दिल्ली से और अमरावती से भी। अभी उनको एक नया चार्जर मिला है, एक नया फोन मिला है। सो ही हैज लॉग्ड इन अगेन टू द न्यू दिल्ली पावर सर्किट। और ये खास तौर से आंध्र प्रदेश के तेलुगुस के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि उनको हमेशा लगता था हैदराबाद चला गया, पूरी जो इन्वेस्टमेंट का जो क्लाइमेट है वो यहाँ पर बीआरएस, केटी रामाराव, ही हैड बिकम द डार्लिंग ऑफ द इंडस्ट्री। तो कोई भी आंध्रा वालों को कोई पूछता नहीं है। अब आप देखेंगे कि अगले 5 साल में द रिटर्न ऑफ द आंध्रा तेलुगु विल बी देयर इन दिल्ली विद द वेजेस। सो काफी एग्रेसिव तौर पर तेलुगु अब चाहेंगे कि वो राष्ट्रीय राजनीति में फिर से अपनी भूमिका निभाएं और इसके एक तरह से प्रमुख चेहरे रहेंगे चंद्रबाबू नायडू। जैसा आपने कहा 1970 के दशक में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से शुरुआत की। पहले वो और वाई एस राजशेखर रेड्डी काफी घनिष्ठ मित्र भी थे। उसके बाद उन्होंने एनटी रामाराव की बेटी से शादी की और फिर तेलुगु देशम में शामिल हो गए। वो सब कहानी सबको पता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो चंद्रबाबू नायडू 2024 में है वो काफी अलग है 90 के दशक के चंद्रबाबू नायडू से, या 2003-4 के चंद्रबाबू नायडू से, या 2018-19 के चंद्रबाबू नायडू से, जब उन्होंने एनडीए से को टाटा बाय बाय बोला था। अभी मैं मानता हूं कि वो काफी मैच्योर हो गए हैं। ये चंद्रबाबू नायडू 4.0 है जहां तक आंध्र प्रदेश की राजनीति का सवाल है, क्योंकि ये चौथी बारी 12 तारीख को शपथ देंगे एज मुख्यमंत्री ऑफ आंध्र प्रदेश। हालांकि ये छोटा आंध्र प्रदेश रहेगा, द रेसिड्यूरी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये एक तरह से आखिरी इनिंग्स रहेगी एज मुख्यमंत्री फॉर नायडू, क्योंकि उनका जो सक्सेशन प्लान है एक तरह से पूरी तरह सॉर्टेड है। नारा लोकेश भी पहली बारी विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं, तो वो अगले उनके उत्तराधिकारी रहेंगे तेलुगु देशम की राजनीति में एंड होपफुली आंध्र प्रदेश की राजनीति में भी। तो एक तरह से सक्सेशन प्लान तो पूरी तरह सॉर्टेड है। तो चंद्रबाबू नायडू ये चाहेंगे कि उनकी जो लेगेसी है, बिकॉज नायडू को जैसे मैंने देखा है 1995 से, वो अपनी लेगेसी को लेकर काफी एक तरह से फोकस रहते हैं कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें। इसीलिए जब भी अपने भाषण में वो हैदराबाद की बात करते हैं, वो इसी नजरिए से बात करते हैं कि हैदराबाद में साइबराबाद जो पूरा आईटी का एरिया है उसकी नींव मैंने डाली थी जब मैं मुख्यमंत्री बना था 1995 में। वो चाहेंगे फिर से एक राजधानी को क्रिएट करें अमरावती के रूप में, जो कि एक तरह से पूरा ग्रीनफील्ड राजधानी रहेगी, लेकिन इसमें काफी पूंजी की आवश्यकता होगी। तो कितनी पूंजी केंद्र सरकार देती है,
कितनी पूंजी उनको स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज के रूप में मिलती है, ये उनके लिए एक मेजर फोकस रहेगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश का जो एक्सचेकर है वो ज्यादातर खाली है। पिछले 5 साल में काफी वेलफेयर प्रोग्राम्स रहे, डोल सेंट्रिक गवर्नेंस रहा, तो काफी खर्चा उसी में चला गया। तो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए ज्यादा खर्चा नहीं हुआ, और उसके लिए जितनी भी पूंजी की आवश्यकता होगी, या तो वो मार्केट से उठाएंगे या केंद्र से वे उम्मीद करेंगे कि वे उनको मदद करें। तो अगर कोई स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज मिलता है नायडू को, क्योंकि अभी उनके 16 सांसद काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एनडीए और नरेंद्र मोदी की लॉन्जिविटी के लिए, तो उसके तहत वो चाहेंगे कि उनको काफी मदद मिले। जहां तक पोर्टफोलियोज का सवाल है, यहां पे भी 2 नायडूस हमने देखे हैं। जब वाजपेयी के समय पर वे समर्थन कर रहे थे, तब उन्होंने सिर्फ जीएमसी बालिगो के लिए सिर्फ एक स्पीकर के पद की मांग की थी। उसका कारण यह था क्योंकि वो दशक बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद सिर्फ वो दशक था जब भाजपा को अभी भी एक एंटी मुस्लिम पार्टी के रूप में खास तौर से देखा जाता था। लेकिन 2014 में, एक दशक बाद, जब वे बीजेपी में शामिल हुए, इस बारी उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल होना पसंद किया। अशोक गजपति राजू यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर बने, वाईएस चौधरी वहां पर एमओएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री बने। तो इस बारी भी वो लोकसभा स्पीकर के पद की मांग करेंगे। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि क्या भाजपा ये पद उनको देना चाहेगी या नहीं। दूसरी बात, वो केंद्र में मंत्री भी चाहेंगे, और मंत्रिमंडल भी ऐसे जिसका कि सीधा कनेक्शन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ, ताकि वे उसका फायदा आंध्र प्रदेश के लिए उठा सकें। शुक्रिया। एक यहाँ दिल्ली में चर्चा ये भी चल रही है कि यदि टीडीपी होम मिनिस्ट्री जैसा बड़ा पोर्टफोलियो मांगती है, तो बीजेपी ने कहा गया है कि चंद्रबाबू नायडू खुद आकर संभालें ये पोर्टफोलियो, तो ज़रूर विचार किया जा सकता है क्योंकि बहुत सीनियर मिनिस्ट्री है। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि नारा लोकेश आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हों और चंद्रबाबू नायडू देश के नए होम मिनिस्टर? सी द वोट्स, जहां तक जब मैंने वहां पर आंध्र प्रदेश में यात्रा की थी, कि हालांकि नारा लोकेश ने एक बड़ी यात्रा भी की, 226 दिन तकरीबन 3000 किलोमीटर से ज्यादा वो चले, फ्रॉम साउथ आंध्र प्रदेश कुप्पम टू विशाखापट्टनम इन नॉर्थ कोस्ट आंध्र प्रदेश। तो उससे उनकी छवि को काफी मजबूती मिली विद इन तेलुगु देशम, बिकॉज जब उन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू की थी, तो विद इन तेलुगु देशम भी एक तरह से चर्चा थी कि क्या नारा लोकेश एक बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं। पदयात्रा, जो कि इसको युवगलम बुलाया जाता था, उससे उसको काफी मदद मिली कि उनका एक स्टेचर एस्टैब्लिश हो गया विद इन तेलुगु देशम, विद इन द ऑपोजिशन स्ट्रक्चर। लेकिन जहां तक वोट्स का सवाल है, मुझे लगता है कि वोट्स ज्यादातर चंद्रबाबू नायडू और उनकी डेवलपमेंट की छवि को लेकर मिले हैं आंध्र प्रदेश में। यस, इसमें भूमिका रही है नारा लोकेश की, और इससे ज्यादा भूमिका पवन कल्याण की भी रही है, क्योंकि काफी सारे यूथ वोट इन दोनों के नाम पर आए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि चंद्रबाबू नायडू तुरंत अभी आंध्र प्रदेश को छोड़ के जाएंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश को अभी रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है, और इस समय पर एक एक्सपीरियंस्ड नेता की आवश्यकता है, जो कि नायडू उस भूमिका को निभा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको केंद्र में शिफ्ट होने की अभी जल्दी होगी। हाँ, हो सकता है कि 1 साल 2 साल, बिकॉज आई एम वेरी सर्टन कि इस कार्यकाल में वे बेटन पास ऑन कर देंगे नारा लोकेश को। जी, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि हमने 2012 में देखा था कि समाजवादी पार्टी को जनादेश मिला और मुलायम सिंह यादव को लगा कि यही सही समय है, एंड नाउ वी हैव सीन कि उस 5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल के चलते अखिलेश यादव एक नेता के तौर पर स्टैब्लिश हो गए, और अब तो वो जो आज भाजपा की निर्भरता बढ़ी है नीतीश कुमार पर, चिराग पासवान पर, एकनाथ शिंदे पर और चंद्रबाबू नायडू पर, उसकी वजह यही है कि यूपी में उनके जगरनॉट को अखिलेश यादव ने रोक दिया। तो इसलिए हमें लगा कि वैसी कोई प्रत्याशा आंध्र प्रदेश में भी हो सकती है क्या? The only difference is I can understand the comparisons, दोनों ही साइकिल वाली पार्टियां हैं, लेकिन I can understand the only difference is because आंध्र प्रदेश जिस तरह से हालात से गुजरा है, जब से बाइफर्केशन हुआ 10 साल पहले, पिछले 10 साल में आंध्र प्रदेश में कुछ खास नहीं हुआ। पहले 5 साल लग गए अमरावती को कंस्ट्रक्ट होने में। जब जगनमोहन रेड्डी आए, उन्होंने अमरावती को एक तरह से गोस्ट टाउन बना दिया, वहां पर कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं हुई। मैं 3 कैप राजधानियां बनाऊंगा करते करते 5 साल लग गए, वहां पर भी कुछ गतिविधियां नहीं हुई। तो एक तरह से आंध्र प्रदेश को अभी डेवलपमेंट की जरूरत है, और मुझे लगता है कि अगर चंद्रबाबू नायडू हाइपोथेटिकली स्पीकिंग बोलते हैं कि मैं गृह मंत्री बनने के लिए चला जाता हूं, टाटा बाय बाय, अभी लोकेश संभालेगा, I don't think it will be taken kindly in आंध्र प्रदेश। So अभी शुरुआत के लिए चंद्रबाबू नायडू बने रहेंगे, और during the course of the tenure, depending on the circumstances, the baton will be passed। मुझे ये लगता है।
थैंक यू सो मच टी एस सुधीर जी। अब रुक करते हैं पटना का, जहां से संतोष सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, सवाल यही है, नीतीश जी दिल्ली आएंगे या अभी पटना में ही रहेंगे? नीतीश जी पटना में ही रहेंगे और स्ट्रांगली रहेंगे। वहां उनके लोग हैं तैयार उनके लिए बैटिंग करने के लिए। कौन है ये लोग? लल्लन सिंह हैं, संजय झा हैं और पिछड़े समाज के नेता हैं। किसकी बारी आ रही है मंत्री पद की? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है 2 कैबिनेट और 1 MOS मांगा गया है और उसमें एक समीकरण ये होगा कि 1 अपर कास्ट, 1 OBC कुशवाहा और 1 EBC जी। अब देखिए, आज के डेट में संजय झा बहुत करीब है। तो मैं उनको अपर कास्ट में, और भी नाम है, वो देवेश ठाकुर भी सीतामढ़ी से जीत करके आए हैं वो, लेकिन मैं फ्रंट रनर संजय झा को मानता हूं। मैं अहेड ऑफ ललन सिंह को मानता हूं। पुरानी दोस्ती रही है उनसे, लेकिन आज के डेट में उनके अमित शाह, संजय झा ही मुझे लगते हैं। जितना डिपेंडेंस उन पर बढ़ा है हाल में, तो और जो मुझे जानकारी भी जेडीयू से मिल रही है, लास्ट में क्या होता है नहीं कह सकते हैं, तो मुझे लगता है अमंग अपर कास्ट संजय झा फ्रंट रनर है। और EBC में अगर जेडीयू को कर्पूरी ठाकुर सिंबोलिज्म को प्ले अप करना है, देन रामनाथ ठाकुर। अगर उनके दिमाग में एक EBC दानू वोट है, देन झंझारपुर के जो MP हैं रामप्रीत मंडल, वो सीनियर है, बिहार में मिनिस्टर रह चुके हैं। एक और EBC नेता है दिलेश्वर कामत, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा इन्हीं दोनों के बीच में EBC वाले में या तो रामनाथ ठाकुर या रामप्रीत मंडल। थर्ड कुशवाहा में आप पूर्णिया से जानते हैं, पप्पू यादव ने संतोष कुशवाहा को हरा दिया। तो वाल्मीकि नगर के MP हैं सुनील कुमार, जो कि बैद्यनाथ महतो पूर्व MP उनके बेटे हैं, 2nd टाइम ये MP हैं। तो कुशवाहा में वो एक तरह से कहिए कि अकेले वो हो जाएंगे दावेदार, क्योंकि जो सिवान से जीत कर आई है विजय लक्ष्मी देवी, वो हाउस वाइफ हैं, तो वो मुझे लगता है कि एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये 3 नाम, अगर मुझे कहेंगे कि मेरे 3 नाम में गलत भी हो सकता हूं, मेरे 3 नाम होंगे संजय झा, रामनाथ ठाकुर और सुनील कुमार, ये 3 नाम होंगे। अच्छा, जी। दूसरा हम ये समझना चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की जीत हार का विधानसभा पे किस तरह का असर पड़ेगा। हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं नए सिरे से अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सपा कांग्रेस अलायंस और चैलेंजर, इन सब पे बात होने लगी है। तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दे चुके हैं। लोकसभा चुनाव में भी बहुत बातें हो रही थी, बहुत ट्रैक्शन भी मिल रहा था, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स के मामले में उतनी सफलता नहीं मिली जितना इंडिया अलायंस उम्मीद कर रहा था। और अब विधानसभा चुनाव को लेकर भी सबने चौसर पे अपने ढंग से गेम प्लान करना शुरू कर दिया। सम्राट चौधरी ने कह दिया नीतीश के ही नेतृत्व में लड़ेंगे, प्रशांत किशोर ने कह दिया जन स्वराज यात्रा के बाद अब चुनाव लड़ने की बारी आ गई है, तेजस्वी नए सिरे से अपने ड्राइंग बोर्ड पे बैठेंगे। किस तरह का असर होगा इन लोकसभा चुनाव का विधानसभा पे? देखिए, चुनाव के रिजल्ट के एक दिन पहले जब नीतीश जी मिलने जाते हैं, तब जेडीयू के एक नेता से मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि हम लोग मतलब दिल्ली में शिफ्ट करने की तैयारी मतलब हम लोग कर रहे हैं CM का, कि भाई हो सकता है कि केंद्र में जाएं या मंत्री पद संभालें, या फिर एक वो इंगित कर रहे थे कि ये भाजपा का भी बहुत ज्यादा दबाव होगा कि हम यहाँ वेकेट कर दें। लेकिन जैसे ही वो 240 पर टिक जाते हैं, वो नंबर छूट जाता है, एक दिन में पूरा तेवर बदल जाता है। और हाल फिलहाल के दिनों में सम्राट चौधरी ने नहीं कहा कि 25 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये अचानक कहा, फिर उसका जस्टिफिकेशन दिया, वो तो हमारे 96 से लड़ रहे हैं, ये हमारे नेता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि, और एक बात और ध्यान दीजिए कि मैंने ही स्टोरी की थी कि चुनाव के रिजल्ट के 1 दिन पहले जो जेडीयू कहती है कि साइमल्टेनियस पोल तो नहीं हुआ, अर्ली पोल होना चाहिए। उसके पीछे मंशा यह है कि नीतीश कुमार की लीडरशिप को और जेडीयू एज ए पार्टी की लॉन्जेविटी अगले 5 साल के लिए कैसे दिया जाए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीता जाए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वो डिमांड इस रिजल्ट के बाद तुरंत चेंज हो गया। अब कोई अर्ली चुनाव की कोई बातचीत नहीं हो रही है, उनको तुरंत 2 इमीडिएट गेन हो गया। एक, नेशनल पॉलिटिक्स में बड़े स्टेक होल्डर हो गए, अब स्टेट पॉलिटिक्स में उनको लगता है कि अब तो नीतीश कुमार की खड़ाओं रख करके विराज किया जा सकता है। अभी बीजेपी डिस्टर्ब नहीं, अनलेस की बीजेपी को कोई एक अल्टरनेटिव हो सकता है आने वाले दिनों में, कोई 10-12 नंबर्स आ जाएं, तब ये दोनों थोड़ा से जो की प्लेयर्स हैं थोड़े से रिस्ट्रेंट मैनर में रहेंगे।
तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि अभी जो चल रहा है वही होगा। अभी इसके बारे में ये ओपन एंडेड बीजेपी ने छोड़ दिया है, क्योंकि अभी 1.5 साल तकरीबन दूर है। अभी मुझे लगता है एक शेड्यूल्ड चुनाव होगा, मुझे अर्ली चुनाव की कोई अब संभावना नहीं दिख रही है। 25 के लास्ट में ही होगा। और एक चीज और ऐड कर दूं कि पोर्टफोलियो इस लिस्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुनने में आया है कि रेलवे मिनिस्ट्री चंद्रबाबू नायडू भी मांग रहे हैं, ये भी मांग रहे हैं, और इनके विश लिस्ट में सिविल एविएशन है, रूरल डेवलपमेंट है, जल शक्ति डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है। तो 4-5 ये मिनिस्ट्री इन लोगों ने अपने वो डाल दिया है। संतोष जी, इस बात की भी अटकलें लग रही हैं कि विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को फोन आया था, प्रधानमंत्री के पद जैसा कुछ ऑफर किया गया था। कितनी सत्यता है इसमें? हाँ जी, मैं आज सुबह मैंने बातचीत मेरी जेडीयू के एडवाइजर एंड नेशनल स्पोक्स पर्सन केसी त्यागी से बातचीत हुई। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या आप लोगों को कोई ऑफर आया है क्या, जिससे बातचीत हो रही है इंडिया ब्लॉक से? तो बोला हाँ, हम लोगों को तो बातचीत होती रहती है। कहा गया कि भाई आप जो लोग नेशनल कन्वीनर नहीं बना रहे थे, तो वो आज कहते हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री बन जाइए। तो मैंने कहा कि भाई कौन लोग हैं, ये कांग्रेस हैं या एलाइज हैं? कल कहने ये बताना तो सही नहीं रहेगा। गुड फेथ में हम लोगों की बातचीत होती है, उसमें बहुत से मित्र भी हैं। लेकिन उन्होंने ये बात कही। फिर मैंने कहा आप इस बात पर ऑन रिकॉर्ड हैं? कहा कि हाँ, मैं इस पर ऑन रिकॉर्ड हूँ। तो खबर भी की अभी इस तरह की बातें चलेगी, उसमें कितनी सत्यता है, कितने दावे हैं, नहीं कह सकता। लेकिन चूंकि केसी त्यागी जैसे सीरियस नेता ने ऑन रिकॉर्ड मुझको ये बात कही, तो मुझे इसे डिसबिलीव करने का मुझे कोई रीजन नहीं दिखता है। आज के नेता नगरी में इतना ही। हम चले यूट्यूब की एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क। कोशिश करेंगे कि न्यूयॉर्क में स्थित या आसपास के इलाकों में स्थित ललन टॉप के दोस्तों से मुलाकात की जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो सोशल मीडिया पेजेस के जरिए आपको सूचित किया जाएगा। आप netanagri@lallantop.com पर मिलकर भी अपनी ख्वाहिश प्रकट कर सकते हैं। हमारे साथ ही इस कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे और एक हफ्ते के अंतराल के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। ज़रा जाके दुनिया भर के यूट्यूबर्स से ज्ञान लिया जाए कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, और थोड़ा बहुत ज्ञान जो आप लोगों से सीखा है वहाँ टिका भी दिया जाए। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रात के 1:15 बजे रिकॉर्डिंग क्लोज हो रही है।